जय हिंद प्यारे बच्चों, आप सबको बहुत बहुत प्यार। प्यारे बच्चों, यह जो क्लास है आगामी 7 अगस्त को होने वाली बिहार पुलिस री एग्जाम के अभ्यर्थियों के लिए रामबाण साबित होने जा रहा है। बहुत ही शानदार क्लास का आप लोग आनंद लेने जा रहे हैं और जो जो बच्चे पढ़ाई के प्रति सीरियस हैं उन्हें निश्चित तौर पर ये पूरा क्लास रिचार्ज कर देगा और आपके अंदर यार ताजगी भर देगा। प्लेटफॉर्म पर एमटी की पाठशाला के भी विद्यार्थी होंगे, गुरुकुल के भी विद्यार्थी होंगे और त्रिशूल संस्थान के भी विद्यार्थी होंगे। तो प्यारे बच्चों, रहमान सर और त्रिशूल संस्थान एक हो चुका है और रहमान सर की टीम और हमारी टीम मिलकर बिल्कुल यार गुरुकुल को नए अंदाज में और नए डायरेक्शन में अब नए दौर में ले जाने की पूर्ण तैयारी हो चुकी है। तो समय वेस्ट करते हुए बिल्कुल गहरी सांस लीजिए और मैं वादा करता हूं कि 5 मिनट बाद जो बच्चे सीरियस हैं वो यार इस क्लास को छोड़कर नहीं जाएंगे। और प्यारे बच्चों, क्लास अच्छा लगे तो यार कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं अपना यार पूरा जान आपके लिए लगाने जा रहा हूं। तो चलिए चलते हैं यार सफर पर। प्यारे बच्चों, कोई भी आपका यार बिहार पुलिस का यार पहला टॉपिक हम पकड़ते हैं वायुमंडल। अभी मैं जो बोलने जा रहा हूं आपको यार वायुमंडल में उससे ज्यादा प्रश्न आपका नहीं पूछना चाहिए। एक क्वेश्चन यहाँ से आना ही आना है। तो देखो यार, पृथ्वी के चारों ओर वायु के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। हमारे वायुमंडल में सबसे ज्यादा गैस नाइट्रोजन 78%। प्यारे बच्चों, उसके बाद यार ऑक्सीजन 21% और तीसरा गैस पर बहुत से बच्चे फंस जाते हैं। तो यार वायुमंडल का जो तीसरा गैस है वो आर्गन है 0.93%। और आप सब जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशत हमारे वायुमंडल में 0.03% है। प्यारे बच्चों, डूबने जा रहे हैं हम लोग एक शानदार क्लास में। तो यार इन कुछ गैसों का हम लोग नेचर भी समझ लेते हैं क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न रहता है। पहला गैस हम आपको लाते हैं यार नाइट्रोजन। नाइट्रोजन देखिए, समय कम है, आपको फास्ट रिवीजन चाहिए और भैया है ना, स्लो में रहिएगा तो फिर मतलब कि कभी वो चीज नहीं होगा। तो पहला गैस आता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन से क्या क्या समझ लेना है? पहला चीज कि नाइट्रोजन वह गैस है जो न गर्म होने पर फैलता है और न ठंडा होने पर सिकुड़ता है। समझे कि नहीं समझे प्यारे बच्चों? गैस का स्वभाव है वो गर्म होने पर फैलता है और ठंडा होने पर सिकुड़ता है। लेकिन यार निष्क्रिय गैस और नाइट्रोजन ऐसा गैस है जो गर्म होने पर न यार फैलता है और न ठंडा होने पर सिकुड़ता है। नाइट्रोजन के इस गुण के कारण नाइट्रोजन का यार उपयोग विभिन्न चीजों में हो रहा है। जैसे यार वाहन के टायर के लिए यार सबसे अच्छा गैस, वाहन के टायर के लिए आपका यार सबसे अच्छा गैस पूछा जाएगा तो कहना है यार कि नाइट्रोजन। आपने यार चिप्स का डब्बा देखा होगा, बिल्कुल ब्रांड वाला, लेज कुरकुरे वाला, 2 साल बाद भी टाइट रहता है। तो यार फूड पैकेजिंग में भी जो आपका महत्वपूर्ण गैस मतलब भूमिका निभा रहा है वो क्या? नाइट्रोजन। और हवाई जहाज के टायर में भी प्यारे बच्चों, हवाई जहाज के टायर में भी जो गैस भरा जाता है वो नाइट्रोजन। उसके बाद यार आपका यार विद्युत बल्ब। तो विद्युत बल्ब में देखो यार निष्क्रिय गैस, सक्रिय गैस। लेकिन यार अक्रिय गैस नहीं रहे तो नाइट्रोजन यार बिल्कुल यार विद्युत बल्ब को संभालेगा। तो विद्युत बल्ब में भी यार आपको यार नाइट्रोजन रहता है। प्यारे बच्चों, समझना है क्या क्या मैं बोला। वायुमंडल में सबसे ज्यादा गैस नाइट्रोजन 78% है ना जी। तो चिप्स के पैकेजिंग, वाहन के टायर, हवाई जहाज के टायर है ना जी, जिसमें यार नाइट्रोजन है। दूसरी बात नाइट्रोजन की प्रॉपर्टी प्यारे बच्चों, जो दूसरी प्रॉपर्टी नाइट्रोजन की है वो आपको यार यहाँ से समझना है। दूसरी प्रॉपर्टी कि भाई नाइट्रोजन नहीं रहता तो यार तुमको यार मतलब कि नाइट्रोजन प्रोटीन बनाने में मदद करता है। प्यारे बच्चों, दलहन के जड़ के नीचे, जो दलहन पेड़ पौधा है उसके यार जड़ के नीचे प्यारे बच्चों राइजोबियम नामक जीवाणु होता है। कौन सा जीवाणु होता है? राइजोबियम। और राइजोबियम नामक जीवाणु
प्यारे बच्चों वायुमंडल से नाइट्रोजन को ग्रहण करता है और इस नाइट्रोजन को अमीनो अम्ल में कन्वर्ट कर देता है और यही अमीनो अम्ल आपका यार प्रोटीन है। प्यारे बच्चों प्रोटीन जो है वो 20 अमीनो अम्ल से मिलकर बना है। 10 अमीनो अम्ल आपके शरीर के अंदर है जो यार आपका अनावश्यक अमीनो अम्ल है और 10 अमीनो अम्ल आपको यार बाहर से लेना पड़ता है, वो आवश्यक अमीनो अम्ल है। तो प्रश्न बना कि यार वायुमंडल के नाइट्रोजन को जमीन पर कौन लाया, तो आपका कहना है राइजोबियम और नीलहरित शैवाल। राइजोबियम और नीलहरित शैवाल। और राइजोबियम यार कहाँ मिलेगा, तो दलहन के जड़ में, मटर, आपको यार मूंग, चना, है ना जी, जो दाल आपको यार प्रोटीन प्रदान कर रहा है वहां पर यार आपको नाइट्रोजन मिलेगा। तीसरा चीज प्यारे बच्चों, आप गांव में देखे होंगे कि जो यार बैल का सीमेन, बैल का सीमेन, तो आपने यार गांव में देखा होगा कि यार वेटनरी डॉक्टर जो आता है तो एक डब्बा खोलता है और धुआं निकलता है, तो बैल के सीमेन में आपको यार तरल नाइट्रोजन का प्रयोग होता है। तो प्रोटीन बनाने में नाइट्रोजन, चिप्स के डब्बे में नाइट्रोजन, वाहन के टायर में नाइट्रोजन, हवाई जहाज के टायर में नाइट्रोजन। हीलियम से नहीं कंफ्यूज होइएगा, नाइट्रोजन का भी गुण वही है जो हीलियम का लमसम गुण है, लेकिन हीलियम हल्का है, टायर थोड़ा भारी होना चाहिए, लैंडिंग करेगा तो उड़ ना जाए, है ना जी। हाँ, उड़ने वाला गुब्बारा में आपका हीलियम होगा। प्यारे बच्चों अब यहाँ से यार समझना है आपको कि जितने भी तरह के विस्फोटक हैं, जितने भी तरह के विस्फोटक हैं, है ना जी, बम हैं, बारूद हैं, तो भैया उसमें समानता आपको नाइट्रोजन पाया जाता है। तो आप सभी जानते होंगे कि डायनामाइट को अल्फ्रेड नोबल ने यार बनाया था, खोजा था, और डायनामाइट का मुख्य चीज है नाइट्रोग्लिसरीन। नाइट्रोग्लिसरीन, तो ये जो नाइट्रो है वो नाइट्रोजन है। फिर यार आपका जो बारूद है प्यारे बच्चों, जो बारूद है वो यार सोरा नाइटर प्लस यार चारकोल से बना है। देखो यार बारूद में भी नाइट्रोजन, है ना जी। तो क्या क्या मैंने बोला कि पृथ्वी के चारों तरफ वायु का आवरण यार वायुमंडल है। हमारे वायुमंडल में सबसे ज्यादा गैस नाइट्रोजन है ना। आपको यार चिप्स के डब्बे, पैकेजिंग, प्रोटीन बनाने वाले नाइट्रोजन को यार ऊपर से खींचकर राइजोबियम ला रहा है, नीलहरित शैवाल ला रहा है। और आप जानिए यार कि पेड़ पौधा नाइट्रोजन डायरेक्ट नहीं ले सकता है, पेड़ पौधा नाइट्रोजन डायरेक्ट नहीं ले सकता है। क्यों? अगर डायरेक्ट ले लेता तो यार यूरिया का जरूरत ही नहीं पड़ता, यूरिया का जरूरत ही नहीं पड़ता। क्योंकि आप जानते हैं कि जो यूरिया, जिसका सूत्र यार NH2CO NH2 है, इसको यार बोहलर ने खोजा था। और प्रयोगशाला में पहला बनने वाला चीज कौन है, तो यूरिया। चलिए गहरी सांस लीजिए, नाइट्रोजन को फर्स्ट से रिविजन कीजिए, है ना जी। चिप्स का डब्बा, पैकेजिंग, टायर, प्रोटीन बनाने में राइजोबियम, दलहन के जड़ के नीचे बैल का सीमेन, सभी विस्फोटकों में नाइट्रोजन। डायनामाइट को खोजा अल्फ्रेड नोबेल, और डायनामाइट का मुख्य चीज है नाइट्रोग्लिसरीन। आइए प्यारे बच्चों अब देखिए यार बात करते हैं ऑक्सीजन का। तो आप सांस लेते हैं ऑक्सीजन, आग लगाने के लिए ऑक्सीजन, और यार सांस भी तो आग लगाने के लिए ही लिया जाता है, क्योंकि ये आग आपका यार माइटोकॉन्ड्रिया पर लगता है और इसमें ऑक्सीजन सहायक है, तभी तो आप सांस लेते हैं। तो आग लगाने वाला गैस ऑक्सीजन, सांस लेने वाला गैस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को खोजा यार प्रिस्टले। जंग लगाने वाला गैस प्यारे बच्चों ऑक्सीजन। और आर्गन का बात करेंगे तो आर्गन एक निष्क्रिय गैस है प्यारे बच्चों। आवर्त सारणी के 18वें वर्ग में निष्क्रिय गैस को रखा गया है, और 18वें वर्ग को यार शून्य वर्ग कहते हैं। सबसे हल्का निष्क्रिय गैस हीलियम है, और सबसे भारी निष्क्रिय गैस रेडॉन है। तो हीलियम सबसे हल्का है, रेडॉन सबसे भारी है। प्यारे बच्चों जो सबसे ज्यादा निष्क्रिय गैस है वो है आर्गन। प्यारे बच्चों आर्गन की प्रतिशत 0.93%, बिल्कुल आपका रिवाइज हुआ होगा, 0.93%। बच्चों आर्गन तो यार ट्यूबलाइट में आप भरते हैं आर्गन। तो वायुमंडल में यार सबसे हल्का तो हीलियम हो गया, सबसे भारी तो रेडॉन हो गया, और सबसे ज्यादा यार आर्गन हो गया, और सबसे कम रेडॉन हो गया। तो रेडॉन सबसे भारी भी और सबसे कम भी, हीलियम सबसे हल्का, आर्गन सबसे ज्यादा। और प्यारे बच्चों आपको यार जिनॉन को अजूबा गैस, स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है। जिनॉन को अजूबा गैस, स्ट्रेंजर गैस
कहा जाता है। और आपको यार ध्यान देना है, नियॉन जो चमकीले बोर्ड में नियॉन का प्रयोग किया जाता है। और हम लोग ऑक्सीजन पर थे यार, ऑक्सीजन पृष्ठ ले आग लगाएगा, जंग लगाएगा, नाइट्रोजन एयर बैल का सीमेन, और आइए यार आप कार्बन डाइऑक्साइड। यहां से समझना है बात को। देखो ग्रीन हाउस गैस है। अब देखो ग्रीन हाउस गैस क्या है, जो यार वायुमंडल के तापमान को प्रभावित करते हैं, है ना जी। आप जानते हैं कि यार सूर्य से प्रकाश, बिल्कुल आप एंजॉय करते चलिए क्लास को। सूर्य से प्रकाश आपको यार धरती पर यार विकिरण के माध्यम से आता है, विकिरण के माध्यम से आता है। धरती से 8 मिनट 20 सेकंड में आता है, आप जानते ही हैं, और यहाँ से टकरा कर यार लौट जाता है ना जी, विकिरण के माध्यम से ही लौट जाता है। लेकिन यार जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ना, तो जब टकरा के लौटता है तो कार्बन डाइऑक्साइड कहता है कि भैया हमारे पास 5 मिनट आराम कर लो ना, फिर जाना ऊपर। अब यार यहाँ पर रुकेगा, ये हीट को रोकेगा, तो जितना कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी वो यार वायुमंडल का तापमान बढ़ेगा। अगर 0.03% यार कार्बन डाइऑक्साइड है इस वायुमंडल में, अगर ये 0.3% से 0.06% हो गया तो पूरा धरती यार डूब जाएगा, सारे यार ग्लेशियर पिघल जाएंगे, सारा ध्रुव का बर्फ पिघल जाएगा, है ना, डूब जाएगा। तो पहला चीज कार्बन डाइऑक्साइड, ये ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस कौन, जो वायुमंडल के तापमान को प्रभावित करें। इसके अलावा ग्रीन हाउस गैस में आप मीथेन और प्यारे बच्चों क्लोरोफ्लोरोकार्बन को भी रखिएगा। अब आइए कार्बन डाइऑक्साइड की दूसरी बात। माँ जब रोटी फुलाती है तो जो फूलता है रोटी, उसमें यार जो गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। जो शुष्क बर्फ है प्यारे बच्चों, जो ड्राई आइस है, वो भी यार आपका क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। और आप सभी ने यार चूने से कभी न कभी तो पुताई किया होगा, नहीं तो यार ये चीज आप जरूर देखे होंगे, जब चूने के पत्थर को आप पानी में डालते हैं तो बुड़बुड़ाता है, बुड़बुड़ाता है प्यारे बच्चों, जगो, बुड़बुड़ाता है, और बुड़बुड़ा के जो गैस निकलता है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। प्यारे बच्चों जब कभी कार्बोहाइड्रेट, जब कभी यार कार्बोहाइड्रेट है ना जी सड़ेगा, कार्बोहाइड्रेट सड़ेगा तो इसमें से यार निकलेगा कार्बन डाइऑक्साइड। आलू सड़ेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड, आपका यार आटा सड़ेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड। और यही तो सड़कर यार आटा को गूंद लेते हो और सड़कर आपको प्यारे बच्चों, है ना जी, ये फूल के बल तोड़ा हो जाता है। और इसमें हम ईस्ट भी मिला देते हैं। ईस्ट क्या है, तो उत्प्रेरक है, उत्प्रेरक है, इसमें ईस्ट भी मिला देते हैं प्यारे बच्चों, है ना। तो इसको जो सड़ना था आपको यार 24 घंटा में, ये यार 5 घंटा में ही सड़ गया। लेकिन यार आटे के अंदर कार्बोहाइड्रेट है और इसमें से क्या निकलेगा, इसमें से निकलेगा प्यारे बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड, और फुलाएगा इसको। कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो बाहर निकलना चाहता है। प्यारे बच्चों आप समझिए, इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं किण्वन। क्या कहते हैं, किण्वन। तो पूछेगा कि पावरोटी को कौन फुलाता है, तो कहिएगा ईस्ट, है ना जी, ईस्ट या खमीर। लेकिन पूछा जाएगा कि पावरोटी को फुलाने वाला यार गैस कौन है, तो आप कहिएगा कार्बन डाइऑक्साइड। पावरोटी का फूलना, है ना जी, कौन सा क्रिया है, तो आप कहिएगा किण्वन, फर्मेंटेशन, तो कार्बन डाइऑक्साइड। प्यारे बच्चों ग्रीन हाउस गैस, थम्स अप के बोतल में चूना के पत्थर को पानी में डालें तो बुलबुलाया। और कोई भी कार्बोनेट मतलब क्या कि यार जैसे देखो तुम्हारा यार कैल्शियम कार्बोनेट, तो जिसके पीछे यार कार्बोनेट लगा रहा है, CO3 कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, तो जो भी कार्बोनेट है जिसमें CO3 आपको है ना जी, तो किसी भी कार्बोनेट को यार जब हम अम्ल में डालेंगे तो आपको गैस निकलेगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो ग्रीन हाउस कार्बन डाइऑक्साइड, माँ की रोटी फुलाना कार्बन डाइऑक्साइड। अबे जगो ना यार, मैं बिल्कुल सीरियस हो रखा हूँ, तुम भी सीरियस रहो, मजा लो, पढ़ो, और ये जान लो कि मेहनत जब एकाग्रता से किया जाता है तो कभी बेकार नहीं जाता है। जरूर आप सफल होइएगा, पर जिद नहीं छोड़ना है ना जी, जिद नहीं छोड़ना है, क्योंकि लड़ाई है, कंपटीशन है, एक सीट के पीछे 100 आदमी है हर चीज में। और दूसरी बात, जो मेरा यार 25 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है, तो मैं इतना जानता हूँ कि जो बच्चा जो चाह लेगा वो बन जाएगा, बशर्ते उसको 6 महीने यार बिल्कुल जग के रहना पड़ेगा,
दीपक यार अपने दिल में जगा के रखना पड़ेगा, है ना। सफलता का स्वाद चखिएगा। मेरा रोआ देखिए खड़ा हो गया, मतलब कि तो सोचिए कि आप कितना आनंदित उस चीज से होइएगा। तो शुष्क बर्फ कार्बन डाइऑक्साइड, है ना जी। प्यारे बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड देखो आग को बुझा देता है, आग को बुझा देता है, और ऑक्सीजन के बिना आग लग नहीं सकता है। यहाँ पर भी लोचा है। देखो यार, ऑक्सीजन जो गैस है, देखो क्या खेला कर रहा है। ऑक्सीजन जो गैस है खुद नहीं जलता है, खुद नहीं जलेगा, लेकिन यार इसके बिना दुनिया में कोई जल नहीं सकता है। लेबलैया, खुद नहीं जलेगा और इसके बिना कोई दुनिया में जल नहीं सकता है। पूछा गया प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा गैस नहीं जलता है, तो ऑक्सीजन। प्यारे बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड भैया देखिए यार, जहां भी आग लगाएगा तुम, आग लगाएं और उसको यार आग लगाएं, और आग लगाने से यार जो धुआं पैदा हुआ है ना, तो उसमें से यार कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकला। आग लगने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकला। पूरा ऑक्सीजन मिला तो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन की कमी हो गई तो कार्बन मोनोऑक्साइड। और आप जानते हैं कि जहरीला गैस है, तभी तो कहा जाता है कि बंद कमरे में यार, है ना जी, अंगीठी नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो गई तो निकल जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड जो जहरीला है, और ये जहरीला भैया जान ले लेगा। तो पूरा ऑक्सीजन मिलेगा तो निकलेगा कार्बन डाइऑक्साइड। और प्यारे बच्चों, यहाँ ध्यान देना है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, जो आग से ही पैदा हुआ और आग को ही बुझा दिया। और ऑक्सीजन में क्या देख रहे हो कि यार खुद नहीं जलता है और उसके बिना कोई जल नहीं सकता है। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं यार कि फल को प्राकृतिक रूप से पकाता है इथिलीन, लेकिन फल को कृत्रिम तरीके से। दो प्रश्न है, कृत्रिम मतलब कि कच्चे तोड़ के लाए और कार्बाइड डाल दिए, तो फल को कृत्रिम तरीके से पकाने वाला यार आपका है क्या, तो एसिटिलीन, जिसे हम कहते हैं यार C2H2। तो फल को यार कृत्रिम तरीके से आपको पकाने वाला क्या है, तो यार एसिटिलीन। और ये जो एसिटिलीन है वो यार कैल्शियम कार्बाइड से निकलता है, कैल्शियम कार्बाइड से निकलता है। कहा कि आप तो आम पकाने के लिए लाए थे कार्बाइड, अब कार्बाइडवा को डाले, वो जैसे नमी के संपर्क में आया तो एसिटिलीन गैस उससे निकला। लेकिन कुछ आम तो पेड़ पर भी पकता है। तो यार प्राकृतिक आपको यार मतलब कि एक हार्मोन तैयार हुआ जिसका नाम है इथिलीन, जो अम्मा के पेड़ पर पका दे। तो प्राकृतिक इथिलीन और कृत्रिम एसिटिलीन। चूहा मारने की जब दवा आप जानते हैं, जिंक फास्फाइड। एलपीजी का मेन चीज आपका यार ब्यूटेन है, और एलपीजी में गंध के लिए मिलाते हैं मिथाइल मर कैप्टन। भोपाल त्रासदी में गैस निकला यार मिथाइल आइसोसाइनाइड। और आप सब जानते हैं प्यारे बच्चों, आप सब जानते हैं, मुझे पता है आप जानते हैं, मैं तो बस आपका कॉन्फिडेंस लेवल को सही कर रहा हूँ। एग्जाम से जैसे ही बच्चा नजदीक आता है और जो पढ़ने वाला बच्चा रहता है उसको लगता है कि यार हम भूल रहे हैं, याद है पर भूल रहे हैं, पर कोई पूछ ले झटाक से उसको हाँ याद है। तो प्यारे बच्चों, अम्ल वर्षा करवाता है कौन, तो सल्फर डाइऑक्साइड। और भैया विदेशों में तो कृत्रिम वर्षा भी हो रहा है, और ये करवा रहा है सिल्वर आयोडाइड, AgI मतलब सिल्वर आयोडाइड, आयोडीन, सिल्वर आयोडाइड, कृत्रिम वर्षा। विदेश में यार 1 से 10,000 बीघा वाला, 20,000 बीघा वाला मतलब किसान है, देखा कि बादल उधर से होके आ रहा है ना, कहीं लौट ना जाए, तो अपना यार मतलब हेलीपैड उसको मिला हुआ है, अपना हेलीपैड और अपना यार हवाई जहाज रखे हुए हैं। फट से यार हवाई जहाज उड़ाया और चल गया यार बादल के ऊपर, यहाँ से मार दिया सिल्वर आयोडाइड, और यार बादल का तापमान को मतलब कि कमा देगा, और संघनित होकर है ना जी, ये बादल पानी के बूंदों में परिवर्तित होकर कृत्रिम वर्षा करा देगा। तो कृत्रिम वर्षा सिल्वर आयोडाइड। फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड AgBr, और फोटोग्राफी में फिक्सर सोडियम थायोसल्फेट जिसे हम कहते हैं हाइपो। और फोटोग्राफी में यार अम्ल यूज किया हमने क्या, तो यार ऑक्जेलिक अम्ल। कैसा अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल। तो क्या बोले, अम्ल वर्षा सल्फर डाइऑक्साइड।
चूहा मारने की दवा जिंक फास्फाइड, भोपाल त्रासदी में मिथाइल आइसोसाइनाइड, एलपीजी का मुख्य चीज यार, एलपीजी का मुख्य चीज ब्यूटेन और गंध के लिए मिथाइल मर कैप्टन, और सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। प्यारे बच्चों जो सीएनजी है उसका यार मुख्य चीज है क्या, तो मीथेन, मीथेन। लेकिन हम तो थे यार वायुमंडल में, हम जानते हैं कि मूड चेंज करे पड़ेगा, नहीं तो भागेगा लेके भागे माथा पिराए लगेगा। हम जान रहे हैं, हम तो पूरा मन का बात आपका जानते हैं, ठीक ना जी। प्यारे बच्चों देख भाई वायुमंडल में विभिन्न गैस है, तो विभिन्न गैस के हिसाब से यार वायुमंडल का लेयर बन गया है ना, क्योंकि हर गैस का यार नेचर अलग अलग होगा। अब तुम तो इतना तो जानते ही होगे ना कि भारी चीज यार नीचे और हल्का चीज ऊपर। तो वायुमंडल में यार जो सबसे भारी गैस रहेगा वो कौन मंडल में रहेगा, तो क्षोभ मंडल में, क्षोभ मंडल। देखो फट फट देखो, अब ऐसे हम यार वायुमंडल जो टॉपिक है इसको 2 दिन में पढ़ाते हैं, लेकिन अभी हम लेंगे यहाँ से 5 मिनट और आप समझते चलिए। अब आपको है ना लिखने पढ़ने का समय खत्म, फास्ट रिवीजन। तो निचला मंडल क्षोभ मंडल, यहाँ क्या क्या, तो मौसम का परिवर्तन, मौसम, मौसम जैसे क्या, तो बिजली कड़कना, ओला गिरना, बर्फ गिरना, है ना जी, ये सब घटनाएं आपको कहाँ होगा, तो क्षोभ मंडल में। दूसरा इसका नेचर क्या कि 165 मीटर ऊपर जाएंगे तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड यार तापमान में कमी आ जाएगी। 165 मीटर जाएंगे तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में कमी आ जाएगी। ये कौन मंडल में देखने को मिलेगा, तो क्षोभ मंडल में। इसको कहते हैं क्षतिदर लैप्स रेट, क्षतिदर लैप्स रेट, क्षतिदर लैप्स रेट। प्यारे बच्चों अब क्षोभ मंडल में एक चीज देखो, इसका यार ध्रुव से ऊंचाई कुछ और है 8 किलोमीटर, और विषुवत रेखा से यार उसकी ऊंचाई 18 किलोमीटर है। तो क्षोभ मंडल के बारे में कोची बोली बहुआ, बोली कि सबसे निचला मंडल, सब भारी गैस कहाँ हो, तो क्षोभ मंडल में। मौसम का परिवर्तन कहाँ रे बहुआ, क्षोभ मंडल में। अरे बारिश होगा, बिजली कड़केगा, ओला गिरेगा, स्नोफॉल होगा, ये कहाँ, तो क्षोभ मंडल में प्यारे बच्चों, क्षोभ मंडल में। और 165 मीटर जाएंगे तो तापमान भी कम जाएगा। और क्षोभ मंडल ना बबुआ गर्मी में फूल जाता है, गैसवा गर्मी में फूल जाता है ना जी, फैल जाता है, और सर्दी में सिकुड़ जाता है, इसलिए यार इसको हम कहते हैं यार संवहन मंडल, संवहन मंडल। प्यारे बच्चों क्षोभ मंडल के बाद, क्षोभ मंडल के बाद, क्षोभ मंडल के बाद आप सब जानते हैं कि आपका यार दूसरा जो मंडल है वो यार समताप मंडल है। समताप, देखिए क्या क्या चीज इससे दिमाग रखना है, नाम है समताप, और नीचे वाला कौन मंडल हो, अब बोल रहा है तुम क्षोभ मंडल, एक नाम है समताप, है ना जी। तो देखो यार समताप मंडल और क्षोभ मंडल के बीच में एक पट्टी है, एक पट्टी है जिसमें बहता है यार जेट वायु धारा। कौन वायु धारा, जेट वायु धारा, जेट वायु धारा। और कैसे बहता है वो, तो कहना कि पश्चिम से पूरब, हमारे गुरुजी ने बोला था पश्चिम से पूरब। अब नाम है समताप, तापमान समान है, तो हवाई जहाज जेट विमान को उड़ने के लिए सबसे अच्छा मंडल। अब यहाँ से मान लो कि यार इधर अमेरिका है और इधर इंडिया है, तो जाएंगे यार, तो मतलब कि अब इस मंडल में रहेंगे तो कभी यार बादल आ जाएगा, तब बिजली कड़क जाएगा, तो चलो भाई उड़ चलो इधर, अब उतरना रहेगा उतर जाइएगा। तो वायुयान और जेट विमान के लिए सबसे अच्छा मंडल कौन, समताप मंडल। और प्यारे बच्चों यहाँ से समझिए कि समताप मंडल में ही यार आपका है एक परत, एक परत, एक परत जिसे तुम सब जानते हो कि धरती का सुरक्षा कवच है, इसे यार हम लोग कहते हैं ओजोन परत। और ओजोन परत में यार छेद हो रहा है प्यारे बच्चों, किसके कारण, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ना जी, आपको यार कहाँ यूज हो रहा है, तो प्यारे बच्चों जब हम आर्टिफिशियल कूलिंग करते हैं फ्रिज में, एसी में, यहाँ क्लोरोफ्लोरोकार्बन का आपका उपयोग हो रहा है। तो क्षोभ मंडल सब समझ गए, मौसम परिवर्तन, सब भारी गैस, बिजली, ओला, 165 मीटर जाएंगे तो डिग्री कम जाएगा, गर्मी में फैलेगा, सर्दी में सिकुड़ जाएगा। समताप मंडल क्षोभ मंडल के बीच में यार जेट वायु धारा पश्चिम से पूरब चलेगा, बहुत तेज चलेगा। समताप मंडल में वायुयान उड़ेगा। समताप मंडल में ओजोन परत है, ओजोन परत धरती का सुरक्षा कवच है, ओजोन का सूत्र O3 है। और ओजोन परत से हमें यार बचाता है कौन, ओजोन परत में छेद कौन कर रहा है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और ओजोन परत का यार उपयोग आपका प्यारे बच्चों, सॉरी क्लोरोफ्लोरोकार्बन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग आपका यार फ्रिज में, एसी में। चलिए प्यारे बच्चों समताप मंडल के बाद आपका आ गया यार
है ना जी। पहला यार आया था आपका क्षोभ मंडल, घबराइएगा नहीं, बहुत चीज मिलने वाला है आज आपको, कोई आम रामबाण नहीं है। आज हम अपना दिल आत्मा पूरा सोच के आए हैं कि आज दे देते हैं, और आप लोग अच्छा से कमेंट कर दीजिएगा तो ये वाह ऐसा दे देंगे तो उतना में यार आपका मोटा मोटी रिवीजन हो जाएगा। प्यारे बच्चों, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, समताप मंडल के बाद प्यारे बच्चों मध्य मंडल। दो चीज याद रखना है मध्य मंडल से, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। पहला प्यारा बच्चों उल्का पिंड है ना जी, और दूसरा की ये सबसे ठंडा मंडल है, बच्चों मेरा याद रख लेगा, है ना जी। मध्य मंडल के बाद प्यारे बच्चों आपका यार आयन मंडल। आयन मंडल का काम क्या है कि धरती से कोई भी तरंग जाए तो उसको रिफ्लेक्ट कर दे, क्योंकि इसके अंदर आयन है। तो रेडियो टेलीविजन प्रसारण है ना जी, किस मंडल में आयन है, आयन मंडल। और ध्रुवीय उपग्रह, ध्रुवीय उपग्रह आपको यार कहाँ छोड़ा जा रहा है तो आयन मंडल में। और आयन मंडल के बाद आप जान रहे हैं बहिर्मंडल। तो गहरी सांस लेते हुए प्यारे बच्चों रख हौसला, वो मंजर भी आएगा और प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर न बैठ, वो मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। और तुम एक चीज जान लो कि सफलता तो कुर्बानी मांगती है, सफलता तो पेशेंस मांगती है। सफलता तो यार मेहनत मांगती ही है ना। लेकिन जब तुम यार वो मेहनत कर देते हो और जब तुम उस मंजिल पर पहुंच जाते हो तो आप उस पल को मतलब कि आनंदित कीजिए, आप उस पल को सोचिए। और वो आएगा, वो आएगा, वो आ रहा है तभी तो चल रहा है, वो आ रहा है तभी तो मतलब कि ऐसा तो नहीं है क्यों नहीं आ रहा है, वो आ रहा है और वो आएगा। और खाया पिया और पढ़ा लिखा कभी बेकार नहीं जाता है। तो गहरी सांस लेते हुए, दिल में मोटिवेशन भरते हुए, है ना जी, सपने को मतलब कि हिलोड़ते हुए हम लोग समझते हैं यार स्थल मंडल। देखो धरती के ऊपरी परत को हम लोग कहते हैं प्यारे बच्चों सियाल। जो तुर्खेत है, भूपट्टी, भूपट्टी है ना जी, धरती के यार सबसे ऊपरी परत को हम लोग कहते हैं सियाल। क्या कहते हैं? सियाल। इस पर सर्वाधिक तत्व क्या है तो ऑक्सीजन तुम बिल्कुल कहेगा 46%। दूसरा क्या है तो सिलिकॉन, चेला कह देगा कि 27%। और यार तीसरा क्या है तो एल्युमिनियम प्यारे बच्चों। और यहाँ कमेंट कीजिएगा कितना परसेंट जाता, ताकि पता लगे कि यहाँ तक कौन कौन चेला मेरा पहुंचा था। और एल्युमिनियम के बाद प्यारे बच्चों आपका लोहा करीब यार 5%। हाँ आपका चेकिंग है कि कौन डूबा है मेरे मतलब कि इस रस में। तो देखो यार धरती का ऊपरी परत भूपट्टी जिसे हम कहते हैं सियाल, है ना जी। सियाल इसलिए कहते हैं कि देखो यार ऑक्सीजन सबसे सर्वाधिक तत्व है, लेकिन ऑक्सीजन तो नजर आएगा नहीं। सियाल जो तो बलुआ है, सिलिकॉन है ना जी, जो बलुआ है वो आपका यार सियाल, CSI और AL। तो SiAl से क्या हो गया सियाल। तो धरती के भूपट्टी से आपका प्रश्न बना कि सर्वाधिक तत्व ऑक्सीजन। और आप जानते हैं कि सिलिकॉन एक अर्धचालक है जिसका प्रयोग कंप्यूटर के चिप सौर सेल में किया जाता है। तो कहेगा धरती के सतह पर सबसे ज्यादा अर्धचालक, तो बच्चा खट से कहेगा सिलिकॉन गुरुजी। और सर्वाधिक यार धातु कौन तो एल्युमिनियम। प्यारे बच्चों धरती का यार दूसरा परत ही बड़ा भयंकर परत हो गई बात। धरती का दूसरा परत जिसे हम कहते हैं यार, है ना, जिसे हम कहते हैं प्यारे बच्चों यार सीमा और मेंटल। अब मेंटल मतलब पगला ना समझना, सीमा या मेंटल जो बना है आग्नेय चट्टान से, आग्नेय चट्टान से, आग्नेय चट्टान से। प्यारे बच्चों ये धरती का सबसे कठोर परत है, धरती का सबसे कठोर परत है। और धरती के केंद्र को प्यारे बच्चों, धरती के केंद्र को हम लोग कहते हैं यार कोर। लाल इसलिए कर दिए हैं क्योंकि यहाँ का तापमान है यार 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ का तापमान कितना है तो 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। और यहाँ पर भैया कौन धातु ज्यादा है तो कहना कि निकेल और लोहा, इसलिए यार इसका नाम पड़ गया है नीफे। नीफे क्या नाम पड़ गया भैया? नीफे। तो ऊपर यार आपका भूपट्टी सियाल, सर्वाधिक तत्व ऑक्सीजन, अर्धचालक सिलिकॉन, धातु में एल्युमिनियम, नीचे आपका यार सीमा मेंटल सबसे कठोर परत, और सबसे यार केंद्र में आपका कोर नीफे, तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना जी। हर चीज यहाँ पर यार मोल्टन फॉर्म में है जिसे हम मैग्मा या लावा कहते हैं, जिसे हम मैग्मा या लावा कहते हैं। दिमाग को दिमाग से मैं जोड़े हुए हूँ,
मैं जान रहा हूं कि जिसको इसको इस चीज का जरूरत है उससे मैं कनेक्ट हो चुका हूं। चलिए प्यारे बच्चों, अब यहां से खेला देखिए, अब यहां से आप खेला देखिए कि देखो धरती पर जो सबसे बाहुबली धातु है वो है टंगस्टन। और ये 3400 डिग्री सेंटीग्रेड में अपना यार हेगड़ी निकल जाता है इसका। बाकी तो सब इससे नीचे नीचे ही है। लोहा जो है ना तुम्हारा, लोहा आपको यार करीब 1526 डिग्री सेंटीग्रेड पर मेल्ट कर जाता है। आपको यार चांदी प्यारे बच्चों करीब यार 961 डिग्री सेंटीग्रेड पर मेल्ट कर जाता है। आपका यार एल्युमिनियम करीब यार आपका 661 डिग्री सेंटीग्रेड पर मेल्ट कर जाता है ना जी। प्यारे बच्चों आपका यार सोना जो है 1064 डिग्री सेंटीग्रेड पर मेल्ट कर जा रहा है। आपका यार कॉपर जो है 1085 डिग्री सेंटीग्रेड पर मेल्ट कर जा रहा है। तो ये सभी पूछ लिया जाता है। और यहाँ पर ध्यान ये चीज देना है कि टंगस्टन का औकात है 4400 डिग्री सेंटीग्रेड। इतना में ही ढीला हो गया, पसर गया। लेकिन यार हमारे धरती के केंद्र का जो तापमान है प्यारे बच्चों, टंगस्टन का गलनांक ज्यादा है तब ना यार बल्ब का फिलामेंट में टंगस्टन। और ये तो चलवा जान ही रहा है कि नॉन स्टिक तवा टेफ्लॉन है ना जी, हीटर का कॉइल नाइक्रोम। और ये तो जान चुका है कृत्रिम वर्षा सिल्वर आयोडाइड, फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड। प्यारे बच्चों आपको यार फोटोग्राफी में फिक्सर सोडियम थायोसल्फेट। और प्यारे बच्चों एक चीज तो मैं भूल गया यार सिल्वर क्लोराइड AgCl, जिसे कहते हैं यार हॉर्न सिल्वर। फंस मत जाना, हॉर्न सिल्वर जिसे कहते हैं यार हॉर्न सिल्वर। मतलब क्या, ये इसका उपयोग होता है फोटोक्रोमिक फोटोग्राफी नहीं है। मान लो कि मेरा चश्मा ये फोटोक्रोमिक रहता प्यारे बच्चों, तो धूप में जाएगा तो काला हो जाएगा, गोगल्स बन जाएगा। और छाया में आ जाएंगे तो बिल्कुल समझ गए होंगे फोटोक्रोमिक। सिल्वर क्लोराइड हॉर्न सिल्वर फोटोक्रोमिक कांच के लिए, सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा के लिए, सिल्वर ब्रोमाइड फोटोग्राफी के लिए, सोडियम थायोसल्फेट प्यारे बच्चों किसके लिए, तो कहोगे फिक्सर है। और फोटोग्राफी में अम्ल है, ऑक्जेलिक अम्ल। और प्यारे बच्चों एक चीज तो मैं भूल ही गया, AgNO3 ये है यार सिल्वर नाइट्रेट है ना जी। अभी देखो फॉर्मूला समझाने का समय है हमको, है ना। अभी आपको मैक्सिमम चाहिए रिचार्ज, तो ये है सिल्वर नाइट्रेट। तो चुनाव के चिन्ह है ना जी, सिल्वर नाइट्रेट जिसे कहते हैं यार लूनर कास्टिक। फिर गहरी सांस लेना है। और प्यारे बच्चों हमको समझना है यार कि हमारे धरती के अंदर का यार तापमान कितना है यार केंद्र पर हो। तो बच्चा कहेगा गुरुजी आपने तो यार घुमा दिया, घुमाना पड़ता है। केंद्र पर तापमान है प्यारे बच्चों आपको यार कितना, तो 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। और तत्व ज्यादा क्या है, तो नीफे है ना जी, निकेल और लोहा। और प्यारे बच्चों मोल्टन फॉर्म में है। अब देखो बच्चा, अब देखो खेला। तुम्हारे घर में यार मतलब कि विद्यार्थी हो है ना, 2 लीटर वाला कुकर, ओकरा में यार मतलब कि 2 आलू है ना, और मतलब कि मान लो 300-400 ग्राम मतलब कि पानी, और सीटी हो जाए लॉक है ना। 5 मिनट अगर धोखा दिया तो मतलब कि आपका जो कुकर है वो ब्लास्ट हो गया। अब यहाँ 6000 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ यार अरबों टन मतलब चीज पिघल रहा है। इससे कितना प्रेशर क्रिएट हो रहा होगा। अगर इस प्रेशर को रिलीज नहीं किया जाए तो धरती तो फट के यार बिल्कुल गुब्बारा से भी एकदम एक बार में चक उड़ जाएंगे हम लोग। लेकिन प्रेशर रिलीज करने का काम प्यारे बच्चों, प्रेशर जो रिलीज करने का जो काम है वो कर रहा है कौन, वो कर रहा है आपका यार ज्वालामुखी। तो ज्वालामुखी यार धरती के लिए क्या हो गया, सेफ्टी वाल्व हो गया। जैसे यार कुकर का सीटी वैसे ज्वालामुखी, अनेकों यार ज्वालामुखी हैं, आएंगे हम लोग इस पर है ना जी। यहाँ जानना है कि ज्वालामुखी के मुंह को कहते हैं यार क्रेटर। इससे गैस निकलता है यार सल्फर डाइऑक्साइड। इससे गैस कौन सा निकला, सल्फर डाइऑक्साइड। और पीछे मैंने आपको बोला था कि सल्फर डाइऑक्साइड आपको कराता है कौन वर्षा, तो अम्ल वर्षा।
प्यारे बच्चों यहाँ तो तापमान यार 6000 डिग्री सेंटीग्रेड था, लेवल है यार। यहाँ से उड़ के कुदक के यार प्रेशर के साथ ये बाहर आ गया और यहाँ पर आकर ऐसे बन गया, ज्वालामुखी पहाड़ बन गया। लेकिन यार बाहर जब आया प्यारे बच्चों तो यहाँ तो तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड है। अभी क्या होगा, जम जाएगा, जमेगा। और जब यार प्रेशर के साथ जब चला था, प्रेशर के साथ यार जब चला था तो कुछ यार इधर उधर भी फंसा होगा, कहीं ना कहीं फंसा होगा, अभी भी जम जाएगा, बन गया चट्टान। कौन चट्टान? तो भैया आग्नेय चट्टान। आग से पैदा होगा कौन चट्टान? आग्नेय चट्टान। तो प्यारे बच्चों धरती के लावा से बनने वाला चट्टान आपका कौन सा है? तो आग्नेय चट्टान। भैया एक आपको यार ऊपर जमा, ये कहलाया आपको यार बासाल्ट। बासाल्ट एक आपका यार ऊपर जो कहलाया आपको बासाल्ट, और दूसरा कहलाया यार ग्रेनाइट। ग्रेनाइट दूसरा क्या कहलाया? ग्रेनाइट। तो पूछा जाए कि लावा से बनने वाला चट्टान आग्नेय चट्टान, धरती के केंद्र पर तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। और एक चीज याद रखना है, फोटोक्रोमिक वाला। क्या मन में सोचा चेला? क्या सोचा? सिल्वर क्लोराइड हॉर्न सिल्वर सोचा तो आशीर्वाद। और प्यारे बच्चों इधर आ जाओ। तो जो आग्नेय चट्टान इग्नियस रॉक्स है वो यार धरती के ऊपर जमा तो बासाल्ट, धरती के नीचे जमा तो ग्रेनाइट। ग्रेनाइट। अब आइए यार आगे आते हैं हम लोग। ये बासाल्ट चट्टान से ही यार जो काली मिट्टी आपका है, काली मिट्टी जो आपका है यार बासाल्ट चट्टान का ही तो मतलब कि बासाल्ट चट्टान काली मिट्टी का बाप है। इसी से टूट के यार काली मिट्टी बना है। काली मिट्टी को रेगुर कहते हैं। आप जानते हैं कि कपास की खेती होती है। अब कहाँ हम जाएं यार, मिट्टी फिर दिमाग में आएगा कि नहीं आएगा, है ना जी? हम तो पूरा सौंप दिए हैं बिल्कुल। आप इधर आ जाइए। प्यार बात 2 मिनट समय दीजिए, मिट्टी क्लियर करते ही चलेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्यों छोड़ेंगे? जो आ जाए अभी मूड में बिल्कुल अभी आपको लिए हम। हाँ देखो यार भारत में सर्वाधिक मिट्टी यार जलोढ़ मिट्टी, ये हमारा एरिया है यार जलोढ़ मिट्टी का है ना जी? उत्तरी भारत गंगा का मैदान, जलोढ़ मिट्टी। अरे जब बाढ़ जब आता है तो गांव में सुने होंगे कि बाबा पर बाबा सब बतियाते हैं कि बाढ़ आलू है तो एकदम मट्टी होगलो दमदार। कहा कि बाढ़ तो अपने साथ यार पत्ता लाएगा, तो आपको यार किस तरह का मतलब कि जैविक चीज लाएगा और मिट्टी के ऊपर यार लेयर जमा देगा। मिट्टी के ऊपर लेयर जमा देगा, मिट्टी हो गया टनाटन। ये मिट्टी यार जलोढ़ मिट्टी। और जलोढ़ मिट्टी का कौन सा रूप है ये? तो कहिएगा कि जलोढ़ मिट्टी का ये रूप है यार खादर। खादर। तो क्या भारत में सर्वाधिक मिट्टी जलोढ़ मिट्टी, और नया जलोढ़ मिट्टी जो तुरंत बाढ़ आया वो क्या जी? खादर। अब खुद सोचो यार कि तुरंत यार बिल्कुल यार कितना शानदार नेचुरल खाद बन गया। तो जलोढ़ मिट्टी यार, जलोढ़ मिट्टी का जो खादर रूप है वो क्या होगा? वो उपजाऊ होगा प्यारे बच्चों। लेकिन यार 5 साल बाढ़ आवे ना करे तो ला ऊपर वाला उर्वरकता खत्म, अभी प्लेयर ये होगलो बांगर। तो भारत में सर्वाधिक मिट्टी जलोढ़ मिट्टी, गंगा के मैदान में जलोढ़ मिट्टी, नया जलोढ़ मिट्टी खादर जो उपजाऊ है, और पुराना जलोढ़ मिट्टी बांगर जो उपजाऊ नहीं है। फिर आप जानते हैं यार इधर यार महाराष्ट्र साइड में प्यारे बच्चों, महाराष्ट्र साइड का जो इलाका है वो काली मिट्टी कपास के लिए फेमस हो गया, जिसे हम कहते हैं रेगुर। दक्षिण भारत में प्यारे बच्चों आपका यार लाल मिट्टी, जो आपका दक्षिण भारत है इसमें कौन मिट्टी ज्यादा है? तो आपको कहना है लाल मिट्टी। और लाल मिट्टी लाल इसलिए है क्योंकि यार इसमें है आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड है ना जी? ऑक्साइड। और इसको आप ये भी कर सकते हैं यार FeO, आयरन ऑक्साइड, है ना जी? तो प्यारे बच्चों दक्षिण भारत में सर्वाधिक मिट्टी लाल मिट्टी, पूरे भारत में जलोढ़ मिट्टी, नया जलोढ़ मिट्टी खादर, पुराना बांगर। खादर उपजाऊ बांगर उपजाऊ ना, काली मिट्टी इधर। और प्यारे बच्चों जहां ज्यादा बारिश हो, जहां बारिश और आपको 200 सेंटीमीटर से ज्यादा हो, ऐसा नमूना हमको यार भारत में हम लोग को देखना पड़ता है, देखने को मिलता है यार पश्चिम घाट पर। कहाँ मिलता है? पश्चिम घाट पर। और यार इधर वाला इलाका आपको यार अरुणाचल प्रदेश का कुछ इलाका, मेघालय का कुछ इलाका, है ना जी? यहाँ पर यार 200 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश को देखने को मिलता है। यहाँ पर मिलता है लेटेराइट मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी। तो फिर से गहरी सांस लीजिए। धरती के केंद्र का तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड, ऊपरी परत सियाल,
तत्व ज्यादा ऑक्सीजन, धातु एल्युमिनियम, अर्धचालक सिलिकॉन, धरती का बीच का परत सीमा या मेंटल, केंद्र निफे कोर, केंद्र निफे और कोर, और वो जो निकला मैग्मा और लावा प्यारे बच्चों, ऊपर आके कौन चट्टान बन गया? तो आग्नेय चट्टान। धरती के ऊपर आके जम गया तो क्या हो गया? बासाल्ट। और धरती के अंदर जाके यार जमा तो ग्रेनाइट। तो बासाल्ट और ग्रेनाइट कैसा चट्टान? तो आग्नेय चट्टान। भैया जहाँ ज्यादा बारिश हो लेटेराइट मिट्टी, तो कहाँ कहेंगे यार? पश्चिम घाट। और कहाँ? नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्वी राज्य, लेटेराइट मिट्टी। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। हम लोगों ने तो यार आपको आग्नेय चट्टान के बारे में तो जान ही लिया, अब तरी समझ लेना है परतदार चट्टान, सेडिमेंट्री रॉक्स। परतदार चट्टान, परतदार चट्टान। भैया देख, जो चट्टान परत दर परत जम के बने उसे यार परतदार चट्टान कहते हैं। प्यारे बच्चों क्या कहते हैं? परतदार चट्टान, जो परत दर परत जमकर बने। ऐसा देखने को मिलता है यार सागर में। आप जानते हो कि हिमालय यार 33 सागर से बना है, तो निश्चित तौर पर हिमालय यार परतदार चट्टान का उदाहरण होगा। उदाहरण होगा। मैं जुड़े हुए हूँ बच्चा लोग से अपना, क्योंकि फास्ट चाहिए। वो टिका टिकी से ना वो रिविजन ना होगा जो आपको हम दे रहे हैं। प्यारे बच्चों, परतदार चट्टान, परतदार चट्टान के बारे में सबसे क्या क्या जानना है? ये परत जमा यार, आने से यार कोई जानवर था जो मर के यहाँ पर लौट गया, फिर परत जम गया, तो भैया क्या? जिसके अंदर जीवन है और उसका जो अवशेष है उसे हम जीवाश्म कहते हैं। कोयला भी कभी पेड़ था तो कोयला जीवाश्म है। पेट्रोलियम कभी यार जानवर कोई रहा होगा, बड़का बड़का बेल, डायनासोर, पुराने जमाने में उसको हम लोग खोद खोद के यूज कर रहे हैं, उसका तेलवा जो है वो पेट्रोलियम है। तो क्या है? जीवाश्म है। चलो तो सब जानता है कि जीवाश्म की आयु को हम यार कार्बन डेटिंग से पता करते हैं। और भैया आपको यार कार्बन डेटिंग में गणना होता है C14 का, लेकिन पृथ्वी की आयु पता करते हैं हम लोग यूरेनियम डेटिंग। तो आपसे पूछा जाए कि किस चट्टान में जीवाश्म की मात्रा सबसे ज्यादा, तो बेझौक बोलना है कि परतदार चट्टान। पेट्रोलियम किस चट्टान में? तो परतदार चट्टान में। और प्यारे बच्चों आपको बोलना है ना जी, कि जीवाश्म सबसे ज्यादा कहाँ? तो परतदार चट्टान में। जीवाश्म की आयु कार्बन डेटिंग C14। प्यारे बच्चों अब देखो यार, इस पेट्रोलियम को जो पेट्रोलियम है वो क्रूड है, उसमें बहुत सारा चीज मिला हुआ है। उसमें पेट्रोल भी है, उसमें डीजल भी है, उसमें किरासन भी है ना जी। आपको यार उसके अंदर मतलब कि वैसलीन भी है ना, मोम भी है, कोल तार भी है। तो इन सब चीज को पेट्रोलियम, इस सब चीज को यार रिफाइनरी में ले जाकर प्रभाजी आसवन के द्वारा, कौन आसवन हम बोले? प्रभाजी आसवन। प्रभाजी आसवन के द्वारा आप मतलब कि इसमें से अलग अलग चीज को अलग अलग निकाल लेंगे। तो यहाँ से आ जाइए, कहेगा कि यार पेट्रोल या गैसोलीन कहाँ से निकलता है? तो चेला कहेगा पेट्रोलियम, ये तो बोल ही देगा। डीजल पेट्रोलियम, मोम पेट्रोलियम, लेकिन पेट्रोलियम वाला मोम पैराफिन मोम। कैसा मोम? बस पेट्रोलियम, बस पैराफिन मोम। पैराफिन मोम, पेट्रोलियम वाला मोम आपका कैसा मोम प्यारे बच्चों? तो पैराफिन मोम। फिर यार वैसलीन कहाँ से? तो पेट्रोलियम से। हर वैसलीन के डिब्बे पर आपको यार लिखा हुआ मिल जाएगा कि पेट्रोलियम जेली, वैसलीन पेट्रोलियम से। प्यारे बच्चों आग्नेय चट्टान हम लोग ने जाना, परतदार चट्टान हम लोग ने यार जाना, और अब हम लोग जान लेंगे यार रूपांतरित चट्टान। रूपांतरित चट्टान, रूपांतरित चट्टान मतलब कि यार जिसने अपना रूप बदल लिया। अब तुम्हारा यार क्षमता रहे कि तुम यार 50 डिग्री सेंटीग्रेड झेल सकते हो और तुरंत दे दे यार 4000 डिग्री सेंटीग्रेड, रूप तो हो जाएगा बेरूप। तुम यार प्रेशर झेल सकते हो यार 50 मतलब कि न्यूटन तक, और थोड़ा पर लात दबल जाए मतलब कि है ना पूरा मतलब कि सॉरी भार मतलब कि लोड कर सकते हो यार 50 न्यूटन तक, और मतलब लोड कर दबल जाए यार थोड़ा पर 5000 न्यूटन, तो भैया तो रूप बदल जाएगा। तो वैसा चट्टान जो यार दाब और प्रेशर के कारण बहुत दिनों में अपना रूप बदल लेता है, उसे हम कहते हैं रूपांतरित चट्टान। जैसे यार चूना पत्थर, जितना भी चीज तुम्हारा केमिकल कंपोजिशन वाला रहे, जिसमें यार फार्मूला तुम्हारा निकल जा रहा है, समझना कि परतदार चट्टान है। जैसे चूना पत्थर,
है ना जी। ये रूप बदल के बन गया यार संगमरमर। संगमरमर प्यारे बच्चों, ग्रेनाइट आग्नेय चट्टान का वह भाग जो धरती के अंदर था, ग्रेनाइट ने यार अपना रूप बदलकर धारण कर लिया क्या? ग्रेनाइट ने अपना यार रूप बदल के धारण कर लिया, बन गया क्या? तो निस बन गया, निस बन गया। प्यारे बच्चों, आपका यार सिलिकॉन डाइऑक्साइड अपना यार रूप बदलकर बन गया यार क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज प्यारे बच्चों, आपका यार क्ले आपको यार रूप बदल कर बन गया क्या? तो स्लेट। तो यहाँ ध्यान देना है ना। चूना पत्थर जो कैल्शियम कार्बोनेट था, तो संगमरमर भी रूप बदल के तो संगमरमर बन गया है, लेकिन है कैल्शियम कार्बोनेट ही। तो याद रखना है, चूना पत्थर से संगमरमर, ग्रेनाइट से नीस, सिलिकॉन डाइऑक्साइड से क्वार्ट्ज, क्ले से स्लेट, और रूपांतरित चट्टान वह है जो दाब और प्रेशर के कारण अपने यार रूप को बदल ले। प्यारे बच्चों, सफलता जब यार मतलब कि हद से ज्यादा आपके लिए मतलब चाहत रखने लगेगी, है ना। एक कहावत है ना कि जिंदगी में जिस चीज को आप शिद्दत से चाहिएगा, पूरी शिद्दत से, तो संसार की यार सारी शक्तियां, है ना, उस शिद्दत से, उस सपने से आपको मिलाने के लिए साजिश करने लगती है। आपने यार सिकंदर का नाम सुना होगा, निश्चित तौर पर सुना होगा, है ना। तो सिकंदर राजा फिलिप का बेटा, है ना जी। ओलंपिया का मतलब कि पुत्र, माता थी इसकी ओलंपिया, और राज परिवार से था प्यारे बच्चों। तो आपका यार मतलब कि सिकंदर को गुरु भी यार उस समय के मतलब कि तगड़े मिले, अरस्तु। 6 साल का सिकंदर अरस्तु से पूछता है कि गुरुजी सफलता का राज क्या है। गुरु भी चौंक गया कि 6 साल के बच्चे के अंदर ऐसा जिज्ञासा, है ना। गुरुजी कहें कि इसको ऐसे नहीं समझाएंगे तो नहीं समझेगा। कहें कल आना यार समुद्र किनारे, मतलब नदी किनारे घूमेंगे तुम्हारे साथ, है ना, मॉर्निंग वॉक करेंगे, तो उसमें सोच के बताएंगे। टाइम मिला यार सुबह 5 बजे का। ये लड़का को रात भर नींद नहीं आया, और 4 बजे, जान भी करते हो तो कोई चीज का इच्छा हो जाता है तो नींद नहीं आता है। 4 बजे हम पहुंचे है, और गुरुजी भी बेरहम, पहुंचना था 5 बजे, तो मतलब और लेट कर रहे हैं, ये लेखा और बेचैन। ठीक है भैया, गुरुजी पहुंचे यार 5:30 मिनट, मतलब 5:30 बजे। पूछ रहा है गुरुजी बताइए जल्दी, अब मतलब कि अब रहा नहीं जा रहा है। साथ साथ चलने लगे, और नदी का जौन वाला पार्ट यार जहाँ ज्यादा गहरा था, ठक से धक्का दे दिए, और प्यारे बच्चों आपका यार सिकंदर डूबने लगा, और एक बाल पकड़कर डुबाने लगे, है ना। जब देखे कि भाई राजा का बेटा है, मतलब ऐसा ना कि टे बोल जाए, अब इसका लास्ट पोजीशन है, तो पकड़ के खींचे। आधा घंटा तो यार उसको अस्थिर होने में लगा, है ना। फिर कहा कि क्या गुरुजी, हमने पूछा सफलता का राज, और आपने तो प्राण लेने का ही उपाय कर दिया। अरस्तु कहते हैं कि बेटा इसी में यार सफलता का राज छुपा हुआ था, इसी में छुपा हुआ था। कहें गुरुजी इसमें क्या सफलता का राज था? कहेंगे यार पानी के अंदर जब तुम डूब रहा था, तो तुमको यार किस चीज की आवश्यकता सबसे ज्यादा थी? सिकंदर कहा कि अंदर यार ऑक्सीजन की आवश्यकता थी, सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। ऑक्सीजन अगर अंदर मिल जाता और सांस ले लेते तो हम तो 5 दिन अंदर रह जाएंगे गुरुजी। ऑक्सीजन की आवश्यकता थी, है ना। गुरुजी ने जो अगला लाइन बोला, है ना, उस चीज को यार अपने जीवन में आप मतलब कि आत्मसात कर लें तो सफलता जरूर आपको मिलेगी। गुरुजी ने बोला यार कि जिस दिन पानी के अंदर जब तुम गया था, तो ऑक्सीजन जितना कीमती था, जिस दिन यार तुम्हारी सफलता उसी ऑक्सीजन इतना कीमती हो जाए, तो स्वयं भगवान भी, स्वयं ईश्वर भी तुमको अपने यार लक्ष्य को प्राप्त करने से रोक नहीं सकते हैं। तो बेचैनी उसे कहते हैं, मेहनत उसे कहते हैं, तपस्या उसे कहते हैं। तो जाग जाओ मेरे शेरों, पॉजिटिव हो, अंदर से फिर जोश भरो, और आओ और चलते हैं यार गुरुजी के यार शानदार मतलब कि यार सफर में। ऐसे यार एक चैप्टर को ना मैं मतलब कि 2-2 घंटा पढ़ाता हूँ अच्छा से डायग्राम बना के, लेकिन वो डायग्राम बनावेंगे ना तो थोड़ा 5% हम रिवाइज नहीं करा पाएंगे। प्यारे बच्चों, सौर मंडल, एक प्रश्न यार आपका पूछना ही पूछना है।
सबसे पहले देखो यार, एक टॉलमी नामक व्यक्ति आए और उन्होंने कहा कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है। पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है, जिसे कहा गया क्या? इसे कहा गया प्यारे बच्चों आपको यार जियोसेंट्रिक। जियो मतलब धरती और सेंट्रिक मतलब सेंटर। तो जियो इज ऑन द सेंटर ऑफ अर्थ। धरती ब्रह्मांड के केंद्र में है। जियोसेंट्रिक थ्योरी कौन दिया? टॉलमी। आगे है यार 16वीं शताब्दी में कॉपरनिकस, और कॉपरनिकस ने यार टॉलमी के बात को यार गलत साबित कर दिया और कहा कि बहुआ कॉपरनिकस यार उस समय तक सौरमंडल का परिकल्पना की है ना जी। और उन्होंने कहा कि पृथ्वी का कोई औकात नहीं है, पृथ्वी केंद्र में नहीं है, केंद्र में सूरज है और सूरज के चारों ओर चक्कर पृथ्वी लगा रहा है। और कौन बल से लगाएगा यार? जब लगाएगा तो ध्यान तो यार सूर्य की तरफ रखेगा ना, बाहरी की तरफ ना ध्यान रखेगा। इसको कहेंगे अभिकेंद्री बल। समझ रहे होगे मेरी बात को? अभिकेंद्री बल में बल सतह से कहाँ लग रहा है? केंद्र की ओर। दो चीज याद रखिएगा, पृथ्वी चाहे कोई ग्रह सूर्य का चक्कर लगा रहा है तो अभिकेंद्री बल। लेकिन प्यारे बच्चों ये भी आपको याद रखना है, ये भी याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक का चक्कर लगा रहा है वो भी अभिकेंद्री बल। लेकिन गांव में यार मम्मी का को मट्ठा महते देखबे किया होगा, देखा होगा, जरूर देखा होगा। घर में शहर में भी रह रहे होगे तो देखा होगा। तो जब यार मट्ठा महा जाता है तो सेंटर में मथनी रहता है और सब मलैया कने भागा है किनारे। तो इसमें बल कहाँ लग रहा है? केंद्र से सतह की ओर। तो ये कौन सा बल है? तो अपकेंद्री बल। अपकेंद्री बल। वॉशिंग मशीन में कपड़ा घूम घूम करके घूमा, तो घूम घूम करके जब घूमा तो पानी का जो सारा मतलब कि कण है वो किस ओर बाहर जा रहा है? तो बाहर की ओर। वो कौन है? तो अपकेंद्री बल। लेकिन यार सूर्य नाभिक का सूर्य का चक्कर पृथ्वी लगाएगा अभिकेंद्री बल, और आपको प्यारे बच्चों मतलब कि इलेक्ट्रॉन नाभिक का चक्कर लगाएगा अभिकेंद्री बल। अब ध्यान से सुनो, कॉपरनिकस ने कह दिया कि यार पृथ्वी मतलब कि चक्कर मार रही है। बवाल हो गया। अब आप कहिए गुरुजी इसमें बवाल की कौन सी बात हो गई? बवाल इतना हो गया कि कॉपरनिकस को यार मृत्यु दंड झेलना पड़ा। कहोगे क्यों? क्योंकि आज भी आपका जो धर्म है ना जी, सूर्य चंद्रमा है ना जी, ग्रहों के स्थिति पर मतलब कि आपका सारा धर्म का मतलब कि कारोबार, धर्म का जो सिस्टम है वो चल रहा है। आज दूज है तो आज एकम है, तो आज तीज है ना जी, तो दूज का चांद हो गया तो ईद हो गया। समझ रहे हैं मेरी बात को आप? और कॉपरनिकस का थ्योरी यार मतलब कि पीछे का सारा धर्म को धज्जा बता रहा है। और उस समय यार कॉपरनिकस के पास सिस्टम नहीं था तो प्रूफ नहीं कर पाए, लेकिन अपने यार वचन से नहीं टले, मृत्यु को प्राप्त हुए। और आज ये बात सत्य है ना जी। धार्मिक संस्था जिन्होंने यार कॉपरनिकस को यार मृत्यु दंड दिया वो भी आज मान गया कि हमने उस समय गलती किया था, है ना। बिल्कुल सही बोल रहे थे। सूर्य बीच में है और पृथ्वी चारों ओर चक्कर लगा रहा है। इस थ्योरी को कहते हैं यार हेलियोसेंट्रिक। जहां भी हेलियो आ जाए समझना कि इसका संबंध हेलियोसेंट्रिक। हेलियोसेंट्रिक तो जहां भी हेलियो आ जाए प्यारे बच्चों आपको समझना है कि सूर्य यार केंद्र में। चलो भैया, सूर्य और उसके 8 ग्रहों के परिवार को सौरमंडल कहते हैं। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह आपको बुध। बुध के बारे में क्या क्या चीज जानना है? ये सूर्य है तो सबसे नजदीक आपको यार बुध है। बुध के बारे में क्या क्या चीज जानना है? सबसे छोटा है, सबसे हल्का है, और भैया यहाँ पर वायुमंडल नहीं है। एकमात्र ग्रह है जहां पर वायुमंडल नहीं है। और वायुमंडल नहीं होने के कारण प्यारे बच्चों देखो यार, आज धरती पर दिन में यार तुम्हारा मतलब कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड है तो रात में हो जाएगा यार 30 हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो तापांतर कितने डिग्री का है? 40 और 30 मान लो तो 10 डिग्री का। इस सब खेला वायुमंडल का है। यहाँ वायुमंडल है नहीं तो दिन में हो गया यार मान लो कि 500 डिग्री सेंटीग्रेड, और रातवा में चल जाएगा माइनस मतलब कि यार 200 डिग्री सेंटीग्रेड। तापांतर कितना हो गया भैया? 700 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बुध के बारे में सबसे छोटा ग्रह है ना जी। यहाँ वायुमंडल नहीं है, तापांतर सबसे ज्यादा है, ताप अंतर सबसे ज्यादा है बुध के बाद। और इतना तो चलवा जान ही रहा है कि यार जो पहला ग्रह आपका यार जो बुध है ये, इसको यार सबसे कम चक्कर लगाना पड़ेगा, 88 दिन में लगा लेता है। बुध के बाद आपका यार जो ग्रह आया वो ग्रह यार आपको शुक्र, तो कुजला मैंने बता दिया। अब समझो कि शुक्र से क्या क्या चीज जानना है। शुक्र यार आपको सबसे चमकीला ग्रह,
सबसे गर्म ग्रह। अब लेखवा कहेगा कि सर बुध तो सबसे नजदीक था तो इसको गर्म होना चाहिए था। भैया देख खेल यहाँ क्या है, खेल यहाँ है कि आपको यार जो ये शुक्र है इसके वायुमंडल में यार कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा मतलब कि आपको यार करीब 95% है और तोर वायुमंडल में 0.03%। सोच के 0.03% ही तबाही मचावित है ना। तो 95% में है तो आग का गोला बना रही है ना। अब कोई चीज यार गर्म रहेगा तो चमकेगा, चमकेगा तो सुबह को भी दिखेगा और शाम को भी दिखेगा, जिसे हम कहेंगे मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार। तो शुक्र के बारे में क्या क्या चीजें आपको रखना है प्यारे बच्चों? सबसे चमकीला ग्रह, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार। और जानो यहाँ पर एक बात, तीसरा ग्रह यार आपका पृथ्वी आ गया, पृथ्वी आ गया प्यारे बच्चों। तो पृथ्वी एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन है। पृथ्वी नीला है क्योंकि आसमान नीला है। आसमान नीला इसलिए है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। प्यारे बच्चों जब पृथ्वी है ना, बच्चा फंस जाता है। क्वेश्चन पूछे कि पृथ्वी से सबसे नजदीक ग्रह कौन? लेकिन हमारे बुध का है। आदत लगल है, पृथ्वी से सबसे नजदीक ग्रह पूछे तो क्या भाई? तो शुक्र। और बुध से सबसे नजदीक ग्रह पूछे तो क्या? तो सूर्य। शुक्र ग्रह का आकार है ना जी, शेप, साइज पृथ्वी से लमसम मिलता जुलता है, इसलिए यार इसे पृथ्वी की बहन या भगनी कहते हैं। देखो यार आपको चौथा ग्रह आ गया, तीसरा है ना जी, कौन आ गया? अरे लाल लावो यार, लाल लावो, लाल दे लालील से, हाँ लाल। तो लाल ग्रह तो मंगल जान ही रहे हो प्यारे बच्चों। मंगल ग्रह प्यारे बच्चों इस है ना जी, इस पर क्या है? तो आयरन ऑक्साइड है, आयरन ऑक्साइड है। तो कहेगा यार लाल ग्रह कौन है? तो कहना कि मंगल। मंगल लाल क्यों है? तो आयरन ऑक्साइड के कारण। और मंगल ग्रह पर एक पर्वत है जिसका नाम है निक्स ओलंपिया, जो माउंट एवरेस्ट से भी यार 3 गुना ऊंचा है, 3 गुना ऊंचा है। और मंगल के बाद प्यारे बच्चों आपका यार तो सबसे बड़ा यार पियर का ग्रह हुआ कौन है? बृहस्पति। बृहस्पति सबसे भारी ग्रह है ना जी, सबसे बड़ा ग्रह, पीला ग्रह आपका कौन है? तो बृहस्पति। और प्यारे बच्चों यहाँ आ गया आपको यार बृहस्पति के बाद एक काला ग्रह जिसे हम कहते हैं शनि। भाई देख शनि जो ग्रह है वो गैसों का बना हुआ ग्रह है, गैस से बना हुआ है। इसके वायुमंडल में नाइट्रोजन की परसेंट मतलब इसको बनाने में है हाइड्रोजन की अहम भूमिका है। तो गैस का बना है तो गैस का घनत्व सबसे कम होता है। तो सबसे कम घना जो आपका यार मतलब कि प्लेनेट है वो शनि है, एक काला है। और शनि के बाद प्यारे बच्चों, शनि के बाद आपका, शनि के बाद यार ये हरा ग्रह आपका यार अरुण। और लास्ट में यार ये यार मतलब कि हरा भी तनी मनी है और तनी मनी अगर में पिया छाप भी है ना जी, ये क्या? वरुण। तो आपने सीरीज को देखा, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। तो लाल ग्रह मंगल, चमकीला शुक्र, पीला बृहस्पति, काला शनि, हरा अरुण। और अरुण लेटा हुआ भी ग्रह है प्यारे बच्चों, अरुण जो है वो लेटा हुआ भी ग्रह है। और सूर्य से सबसे दूर कौन है? तो आप कहिएगा कि क्या है? तो वरुण। अब प्यारे बच्चों देखो ये जितना भी 8 ग्रह है उसमें 2 निर्वंश है, इसके पास बाल बच्चा नहीं है। तो 2 ग्रह के पास, बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है ना जी। अब पृथ्वी का तो हम लोग सब जानते हैं कि हमारे चंदा मामा दूर के, तो पृथ्वी का उपग्रह कौन है? तो चांद है एकमात्र। अब मंगल का यार उपग्रह सबसे छोटा आपको यार फेमस, और उसके बाद डेमोस। तो मंगल का आपका उपग्रह फेमस और डोमस सबसे छोटा उपग्रह। और बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह तो है ही, और बृहस्पति पर यार एक उपग्रह है जिसका नाम है यार गनीमेड। गनीमेड क्या नाम है चलवा? गनीमेड प्यारे बच्चों। तो हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह आपका क्या है? तो गनीमेड। और जो शनि है प्यारे बच्चों इसके पास सर्वाधिक उपग्रह है, करीब यार अभी खोजा गया 145 से प्लस हो चुका है। और शनि का यार सबसे फेमस उपग्रह है यार टाइटन। बात समझ में आई? तो कौन से 2 ग्रह हैं जिसके पास उपग्रह नहीं है? तो आप खाट से बोलिएगा बुध और शुक्र। पूछ लेंगे यार पृथ्वी किन 2 ग्रह के बीच है? तो चलवा कहेगा अरे भैया पृथ्वी इधर शुक्र है, वो इधर है ना, शुक्र और मतलब कि मंगल के बीच है। अब याद रखना प्यारे बच्चों, मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में बहुत सारे चट्टान के छोटे टुकड़े रहते हैं जिसे यार क्षुद्र ग्रह कहते हैं। तो क्षुद्र ग्रह किन 2 ग्रह के बीच?
तो मंगल और बृहस्पति के बीच। और आकार के मामले में भी यार ग्रह को थोड़ा सा अगर समझ लिया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। तो आकार में यार सबसे बड़ा तो यार आप जान ही रहे हैं बृहस्पति जुपिटर, आकार का बात कर रहा हूँ, बृहस्पति आपको जुपिटर। फिर यार दूसरा नंबर पर शनि गैसे के बनल है, बड़ा है पर मतलब कि घनत्व कम है, और चारों ओर चक्र भी है, सबसे ज्यादा उपग्रह भी है। प्यारे बच्चों शनि, शनि के बाद याद रखना यार वरुण, और वरुण के बाद प्यारे बच्चों अरुण, और अरुण के बाद प्यारे बच्चों पृथ्वी, मतलब कि बड़ा में पृथ्वी थोड़ा है ना जी, पृथ्वी। पृथ्वी के बाद प्यारे बच्चों यार शुक्र, और शुक्र के बाद प्यारे बच्चों आपका यार मंगल, और मंगल के बाद सबसे छोटा ग्रह तो आप जान ही रहे हैं बुध। और कौन से ग्रह को यार हमारे सौरमंडल से आउट कर दिया गया है तो आप सब जान चुके हैं कि इसको कहते हैं प्लूटो। क्या कहते हैं चला? प्लूटो। तो बिल्कुल यार रहमान सर ने हमें यार बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है कि गुरुकुल को नए दौर में लेके चलना है ना। गुरुकुल को अच्छे तरीके से मैनेज करके हिंदुस्तान के पटल के यार मतलब कि सभी बच्चों तक गुरुकुल को पहुंचाना है, और शिक्षा को इतना सरल और इतना सिंपल और बिल्कुल यार मोटिवेशन से भरा हुआ बनाना है कि बच्चे यार गदगद हो जाएं। तो गहरी सांस लीजिए, गहरी सांस लीजिए, है ना। फिर सोचिए, सोचिए क्या कौन कहता है कि आसमां में सुराग नहीं हो सकता? अरे कौन कहता है कि आसमां में सुराग नहीं हो सकता? एक पत्थर तो जरा तबीयत से उछालो यारो, अरे एक पत्थर तो जरा तबीयत से उछालो यारो। सोच लोगे तो कुछ असंभव है। चील है ना जी तुम लोग, बाज है ना। रामधारी सिंह दिनकर की नहीं कविता पढ़े हो कि महलों के कनकाब शिखर होते कबूतरों के ही घर। देखते होगे यार जो घर महल उसमें कबूतर घोंसला बनाता है। तो महलों के कनकाब शिखर होते कबूतरों के ही घर, महलों में गरुड़ न होता है, कंचन पर कभी न सोता है। सोने के लिए सोना नहीं चाहिए, कंचन नहीं चाहिए। रहता वो दूर पहाड़ों पर, शिला की फटी दरारों पर। जो पहाड़ टूट चुके हैं उनकी दरारों में यार गरुड़ रहना पसंद करता है। तो मेरा कहना है कि तुम गरुड़ हो, तुम पक्षीराज, तुम सबसे एनर्जेटिक हो। जिस उम्र से गुजर रहे हो ना, इस उम्र में यार मतलब कि अपने एनर्जी का केंद्रन संकेंद्रन लक्ष्य के प्रति कर दोगे पॉजिटिव होके। बिल्कुल यार नेगेटिव नहीं होना है, बिल्कुल इर्द गिर्द के चीजों को ध्यान नहीं देना है। कौन टोना मर रहा है, कौन क्या बोल रहा है, ना 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 भैया, वो सब नेगेटिव फोर्स है जो तुमको भटकाने के लिए भगवान भेजे हैं, है ना। तुमको सिर्फ और सिर्फ गामा की तरफ अपने यार लक्ष्य को देखना है और तुम अचीव करोगे। मैं इतना दावा से कैसे कह रहा हूँ? 25 साल यार अध्यापन का कार्य किया, जीरो को हीरो बनाया, है ना जी। इस देश के लिए हजारों हजारों यार मैंने यार सैनिक तैयार किया, है ना। हजारों हजारों बच्चों के यार सपने के साथ मैंने जिया, और मैंने देखा कि जिसके अंदर यार वो वाला जो लौ जल गया तो कमजोर बच्चा भी पलट गया। आपने सुना था ना यार कहानी कि करत करत अभ्यास थे, स्कूल से मास्टर साहब निकाल दिए बदराज के, थक गए, लेकिन यार वो देख के रसली आवत जावत वाला कहानी देख के वो जग गया। वो जग जाओ, बदलना तो निश्चित ही है। चलिए प्यारे बच्चों आगे आते हैं। स्वरमंडल से 2 चीज और आप याद रख लेंगे दिमाग में। यहाँ से भी प्रश्न देखो, जितना भी ग्रह है प्यारे बच्चों, जितना भी ग्रह है सौरमंडल का, जितना भी ग्रह है वो सभी 2 ग्रह शुक्र और आपको यार वरुण एक चक्कर लगाता है यार पूरब से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम। मतलब क्या? ये 2 याद रखना है कि यार शुक्र और वरुण पूरब से पश्चिम, बाकी सब पश्चिम से आपका यार पूरब। बाकी सब ग्रह कहाँ भाई? पश्चिम से पूर्व। प्यारे बच्चों अब यार तुम समझो, इस धरती पर यार महादेश 7 हैं, जानते हो। सबसे बड़ा महादेश एशिया है, ये भी जानते हो, बिल्कुल जानते हो। दुनिया धरती का यार है ना जी करीब यार 75% से ज्यादा जो मानव है वो एशिया महादेश में रह रहे हैं।
चीन भी यार टॉपरे, भारत भी टॉपरे। भारत तो चीन से टॉपे कर गया है, लेकिन भारत नहीं मान रहा है, तो अभी चीन ही है भारत के हिसाब से। बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, सब आदमी है ही है। तो मानव महादेश कौन? एशिया। सबसे बड़ा महादेश कौन? एशिया। बोलोगे तुम। फिर एशिया महादेश में देखो, अपने ही देश में देखो ना यार, तोरा पास यार मतलब है वो फ्रांस से आदमी आ जाए, वो इटली से आ जाए, एगो अमेरिका से आ जाए, है ना जी, एगो न्यूजीलैंड से आ जाए। अब तोरा से पूछे कि कौन कहाँ के है ना, तो तुम कहेगा सब अंग्रेज है, यही बोलेगा। पर भारत देखो यार कितना विचित्र देश है। यहाँ गोरे भी हैं, काले भी हैं, सांवले भी हैं, है ना जी, नाटे भी हैं। हमारे गोरखा भाई लोग यार मतलब कि अलग से अलग मतलब के नज़रिए में हैं, हम लोग एक अलग नज़रिए में हैं। हाँ, हमारे दक्षिण भारत के लोग को देखोगे तो तुम फट से पहचान जाओगे। तो विविधताओं का इस एशिया में यार चीन है, इस एशिया में यार मलेशिया है ना जी। इधर पाकिस्तान साइड के खिलाड़ी को देखो तो लंबे लंबे मतलब कि शोएब मलिक, तो मतलब कि शोएब अख्तर। इधर यार बांग्लादेश का खिलाड़ी को देखो, इस साइड आ जाओ, देखो तो थोड़ा नाटा, थोड़ा गहरा डार्क, थोड़ा सांवला। तो विविधताओं का देश महादेश है। एशिया से 3 चीज, सबसे बड़ा महादेश मानव महादेश, विविधताओं का महादेश मतलब कि द कॉन्टिनेंट ऑफ डाइवर्सिटी इज कौन? एशिया। एशिया के बाद जो महादेश है प्यारे बच्चों आपका अफ्रीका। अफ्रीका से देखो यार क्या चीज आपको याद रखना है। पहला चीज अंध महादेश, डार्क कॉन्टिनेंट। क्या रखना है? डार्क कॉन्टिनेंट। और क्या याद रखना है प्यारे बच्चों? अफ्रीका एकमात्र महादेश है, अफ्रीका एकमात्र महादेश है जहाँ से यार कर्क रेखा भी गुजर रहा है, जहाँ से यार मकर रेखा भी गुजर रहा, विषुवत रेखा भी गुजर रहा है, और जहाँ से यार मकर रेखा भी गुजर रहा है। तो कौन महादेश है यार जहाँ से कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा तीनों गुजर रहा है? तो अफ्रीका। फिर चलते हैं यार तीसरा उत्तरी अमेरिका, चौथा दक्षिणी अमेरिका। और प्यारे बच्चों दक्षिणी अमेरिका को हम लोग यार कहते हैं चिड़ियों का महादेश। फिर आपका यार अंटार्कटिका, आपको यार व्हाइट कॉन्टिनेंट, श्वेत महादेश। फिर आपका यार यूरोप, और सबसे छोटा महादेश ऑस्ट्रेलिया, जिसे हम कहते हैं यार प्यासी भूमि, प्यासी भूमि। उसी तरह से यार महासागरों का जब बात करोगे तो सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर का सबसे गहरा बिंदु मरियाना गर्त। दूसरा महासागर अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर यार यूरोप और अमेरिका के बीच है, सबसे व्यस्त महासागर है, और इसी में है यार सरगेसो सागर। इतना याद रखो प्यारे बच्चों। प्रशांत महासागर में सर्वाधिक भूकंप आता है, और प्रशांत महासागर में यार हवाई द्वीप है। प्यारे बच्चों यार हवाई द्वीप को पहले कहते थे सैंडविच द्वीप। तो प्रशांत महासागर भूकंप वाला महासागर, और ये प्रशांत महासागर के चारों तरफ भैया, ये प्रशांत महासागर के चारों तरफ आपका यार ज्वालामुखी का मतलब कि ना बिल्कुल सिस्टम लगल है, जिसे हम कहते हैं रिंग्स ऑफ फायर, रिंग्स ऑफ फायर। तो रिंग्स ऑफ फायर किस महासागर में देखेंगे? तो प्रशांत महासागर में देखेंगे। सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर का सबसे गहरा बिंदु मरियाना गर्त, मरियाना गर्त, मरियाना गर्त प्यारे बच्चों। और क्या, और क्या? तो यार प्रशांत महासागर का चौराहा है हवाई द्वीप, हवाई द्वीप, और हवाई द्वीप को कहते थे यार सैंडविच द्वीप। और दूसरा महासागर अटलांटिक महासागर। तीसरा यार हिंद महासागर, हिंद महासागर। और प्यारे बच्चों चौथा यार आपका यार आर्टिक सागर, आर्टिक सागर। फिर गहरा सांस लीजिए प्यारे बच्चों, और आते हैं यार सफर के दूसरे दौर पर। महासागर की बात हो गई प्यारे बच्चों। देखो यार वह स्थल का भाग जो 3 ओर से जल से घिरा रहे, वह स्थल का भाग जो 3 ओर से जल से घिरा रहे, जैसे हमारा भारत। इधर यार बंगाल की खाड़ी, इधर दाहिना हाथ में पूरा, बायां हाथ पश्चिम, नीचे दक्षिण, ऊपर उत्तर। तो बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। प्यारे बच्चों दक्षिण में हिंद महासागर, इधर यार अरब सागर। तो स्थल का वह भाग जो 3 ओर से जल से घिरा रहे उसे प्रायद्वीप कहते हैं। दक्षिण भारत हमारा यार प्रायद्वीपीय भारत है, और इस धरती पर यार सबसे मतलब कि बड़ा प्रायद्वीप है ना आपको यार अरब प्रायद्वीप है।
कौन है? अरब प्रायद्वीप है। लेकिन भैया स्थल का वह भाग जो चारों ओर से जल से घिरा रहे, जो चारों ओर से जल से घिरा रहे, ये क्या है? तो आपका द्वीप है। तो याद रखिए, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया। भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह बंगाल के खाड़ी में यार अंडमान निकोबार, है ना जी। लक्षद्वीप आपका कहाँ जी? तो अरब सागर। अंडमान को निकोबार से अलग करता है 10 डिग्री चैनल। भारत के दक्षिण में आपको देश है कौन? तो श्रीलंका। भारत और श्रीलंका के बीच के रास्ते को यार पाक जल डमरू मध्य, पाक जल डमरू मध्य। और भारत और श्रीलंका के बीच में ही तो यार राम सेतु आदम ब्रिज है, और आदम ब्रिज है। और यहाँ तमिलनाडु के एक खो में यार तो रहो मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी। तो प्यारे बच्चों, मन्नार की खाड़ी यार। अब भारत श्रीलंका से क्या क्या याद रखना है? श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन बउआ, यहाँ सिंहली जनजाति रहता है। भारत और श्रीलंका के बीच में आपको यार मतलब रास्ते को पाकजल डमरू मध्य, आदम ब्रिज, है ना जी। और आपको मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में है, भारत श्रीलंका के बीच प्यारे बच्चों। और प्यारे बच्चों, भारत से चलेंगे यार श्रीलंका, भारत से जब हम लोग चलेंगे यार श्रीलंका, तो देखो क्या होगा, क्या होगा। थोड़ा सा समय कम है बच्चा, और यही आपके लिए बेहतरीन है। आपको अच्छा की क्लास अगला इसका पार्ट चाहिए, आप कमेंट कीजिए, मैं फिर ऐसा 2 क्लास 3 क्लास कर दूंगा आपका यार। फाइनली मतलब एकदम जबरदस्त रिवीजन होगा, और जोश भी मिलेगा, मोटिवेशन भी मिलेगा। प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों, आप समझिए, आप समझिए कि मान लो यार ये श्रीलंका है, यहाँ इधर तमिलनाडु हमारा है। अब इन्हें से चलेंगे यार तो जहां भारत का बाउंड्री खत्म होता है, इसे कहते हैं धनुष कोटि, धनुष कोटि। आप जानते हैं सब कि यार भारत का यार तटीय सीमा ये सब लगा के, अंडमान निकोबार सब लगा के कुल तटीय सीमा 7516 किलोमीटर है। आप जानते हैं कि भारत का कुल स्थल सीमा हम जानते हैं, हम तो सिर्फ विभाज्य करा रहे हैं, 15,200 किलोमीटर है, 15,200 किलोमीटर है। प्यारे बच्चों, भारत का कौन सा पड़ोसी देश का सिर्फ जल सीमा स्पर्श करता है? तो आप कहिएगा श्रीलंका। लेकिन श्रीलंका ऑप्शन में नहीं रहे तो देखो इस साइड हिंद महासागर में, इस साइड हिंद महासागर में आपका मालदीव है। मालदीव श्रीलंका दोनों रहे तो भैया बच गए। अब देखो यार भारत के पड़ोसी देश, पड़ोसी देश, पड़ोसी देश। अब नक्शा पे समझाने के लिए हमारे पास समय नहीं है ना, आपके पास समय है। मोटा मोटी चीज समझिए। देखिए भारत और बांग्लादेश के बीच में सबसे ज्यादा सीमा है ना जी, सबसे कम सीमा भारत और अफगानिस्तान के बीच। 3 पड़ोसी देश है, कौन कौन? तो बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान, जिसका जल और स्थल सीमा दोनों स्पर्श करता है। न्यू मूर द्वीप भारत और बांग्लादेश के बीच, मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच, रेड क्लिफ रेखा यार भारत और पाकिस्तान के बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच। और प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हैं यहाँ से तो आना ही आना है प्रश्न। देखो यार धरती पर जो इस तरह का रेखा है वो क्या है? अक्षांश। धरती पर अक्षांश कितने हैं प्यारे बच्चों? तो कहिएगा 90-90, और वही बीच वाला 181, 181। प्यारे बच्चों 0 डिग्री धरती पर अगर सबसे बड़ा गोला खींचा जाए तो ये विस्पत रेखा ही होगा। और विस्पत रेखा से यार 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण, इस बेल्ट को हम लोग कहते हैं डोलड्रम क्षेत्र। कैसा क्षेत्र? डोलड्रम क्षेत्र, है ना जी। प्यारे बच्चों 23.5 डिग्री यार उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश आपका यार कर्क रेखा। कौन सा रेखा प्यारे बच्चों? कर्क रेखा। प्यारे बच्चों अब यहां से देखिए एक चीज, यहाँ पर यार उत्तरी गोलार्ध में आपको यार मतलब कि पूरब के साइड में आपका भारत है। भारत यार 8 डिग्री 4 मिनट अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट अक्षांश के बीच है ना जी। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट के अक्षांश के बीच है। और भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजर रही है। प्यारे बच्चों आप सभी जानते हैं कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन? तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, है ना जी। मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड पहुंच गया, झारखंड से पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा और मिजोरम। वो आई एम राइट। तो प्यारे बच्चों जो कर्क रेखा है भारत के यार 8 राज्यों से गुजरती है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है ना।
और कहाँ कहाँ से, तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। कर्क रेखा यार सबसे ज़्यादा डिस्टेंस तय करती है मध्य प्रदेश में और सबसे कम डिस्टेंस तय करती है आपका राजस्थान में। कहाँ? राजस्थान में। दिमाग में चाहिए कि नहीं चाहिए फास्ट रिवीजन? कम समय में घुसाना है बारूद, तो जगो। सबसे कम राजस्थान में। प्यारे बच्चों नीचे यार आपका यार मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश मकर रेखा। आप याद रखेंगे यार कि सूर्य हमेशा कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच रहता है। सूर्य यार कर्क रेखा के पास ऊपर, यहाँ पर सूर्य कर्क रेखा के पास। प्यारे बच्चों इधर जरा साफ से मैं कर दूं, सूर्य यार कर्क रेखा के पास, सूर्य यार आपका कर्क रेखा के पास है ना। देखो यार ये 0 डिग्री अक्षांश, ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये 23.5 डिग्री यार दक्षिणी अक्षांश, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुका है और 24 घंटे में चक्कर मार रहा है। तो कभी यार वो कर्क रेखा के पास पहुंच रहा है, कभी वो मकर रेखा के पास पहुंच रहा है। इसी के बीच में यार सूर्य तो अपने जगह पर स्थिर है। हम ऐसे टेढ़ा मेढ़ा करके, कभी हमारा कर्क रेखा यहाँ नजदीक, कभी यार हमारा मकर रेखा नजदीक। तो 21 जून को ध्यान से सुनेंगे, 21 जून को यार कर्क रेखा के पास हमारा सूर्य रहा। तो उत्तरी गोलार्ध में, क्योंकि यार कर्क रेखा कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में प्यारे बच्चों सबसे बड़ा दिन, सबसे बड़ा दिन। लेकिन याद रखना यही 21 जून को अगर किस्सा पूछ ले दक्षिणी गोलार्ध का तो समझना कि सूरज दूरज है, यहाँ नीचे हो तो सबसे बड़ा रात। समझ? 21 जून को जहाँ उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन, लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ी रात। अब देखो यार जून के बाद सूर्य को तो इससे ऊपर जाना नहीं है, ये तो इसके नीचे ही आएगा। तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, आपको यार 23 सितंबर भाई साहब पहुंचे हैं यहाँ। कहोगे कि गुरुजी 23 सितंबर को तो पहुंच गया बृहस्पति रेखा भूमध्य रेखा के पास, तुम सोचा होगा है ना जी। फिर सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 22 दिसंबर को सूर्य पहुंचा हुआ है यार मकर रेखा के पास। अब 22 दिसंबर का कहानी देखो, हमारा भारत तो यार उत्तरी गोलार्ध में है ना। तो 22 दिसंबर को तो जाड़ा पड़ रहा था। 22 दिसंबर को क्या हुआ था? सुबह यार सूर्योदय आपको हुआ है ना 7 बजे, 7:30 बजे, और शाम के 4:30 बजे ऑफ। तो 22 दिसंबर को यार प्यारे बच्चों हमारे तरफ क्या हो रहा है? उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ी रात। 22 दिसंबर को यार आपका यार उत्तरी गोलार्ध में क्या खिला हो रहा है? 22 दिसंबर को, 22 दिसंबर को सबसे बड़ी रात। लेकिन बउआ 22 दिसंबर को साहेब हमारे कहाँ नजदीक हैं? तो मकर रेखा के पास। तो 22 दिसंबर को यार दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन, सबसे बड़ा दिन, सबसे बड़ा दिन। अब बच्चा जरा सोचो, दिसंबर के बाद फिर जनवरी, फरवरी, मार्च, 21 मार्च को साहब पहुंचे हुए हैं कहाँ? तो बृहस्पति रेखा के पास। तो याद रखिए आपने देखा कि सूर्य यार मतलब कि बृहस्पति रेखा को 2 बार साल में क्रॉस किया, एक यार 21 मार्च को, एक 23 सितंबर को। और जब इसको क्रॉस करेगा 21 मार्च और 23 सितंबर को प्यारे बच्चों दिन रात बराबर होगा, दिन रात बराबर होगा, है ना जी। प्यारे बच्चों अब इधर आइए, इधर आइए, थकिए मत, है ना जी। और मैं कोशिश कर रहा हूं कि एनर्जी के साथ आपको मतलब चीज दूं, कॉन्फिडेंट के साथ वो चीज दूं प्यारे बच्चों। अब देखो यार अपसौर और उपसौर, अपसौर और प्यारे बच्चों उपसौर। भैया 4 जुलाई को सूर्य यार सबसे दूर रहा, पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर। अभी नहीं दिमाग चलाने लगा ना कि 4 जुलाई को दूर रहेगा, तो 4 जुलाई को तो गर्मी रहता है, तो दूर है तो गर्मी कैसे? 23 डिग्री झुका हुआ है। तो 4 जुलाई को यार पृथ्वी यार सूर्य से क्या रहा? सबसे दूर रहा, और इसे कहते हैं यार अपसौर। जब दूर रहा तो अपसौर। और 3 जनवरी को यार 3 जनवरी को सबसे नजदीक रहा, इसे हम कहें यार उपसौर। उपसौर बिल्कुल यार 1 टेक में आपके लिए मैं क्लास ले रहा हूँ, बिल्कुल यार अपने मन और आत्मा से। तो समझ गए यार सबसे बड़ा दिन 21 जून, सबसे बड़ी रात 22 दिसंबर उत्तरी गोलार्ध में, दिन रात बराबर 21 मार्च 23 सितंबर प्यारे बच्चों।
कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरा और सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में दूरी तय कर रहा है और सबसे कम राजस्थान में तय कर रहा है। और आप जान ही रहे हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अब आते हैं प्यारे बच्चों, अब आते हैं कि हमने यार अक्षांश में और क्या क्या जाना। विषुवत रेखा 5 डिग्री उत्तर 5 डिग्री दक्षिण लिखवा कहती कि डोलड्रम क्षेत्र। गुरुजी नहीं समय है कि डोलड्रम के बारे में हम तुमको 5 मिनट समझाएं। ये जान लो कि यहाँ पर लो प्रेशर बनता है, खूब आंधी आते रहता है, चीज डोलित रहता है, क्योंकि हवा हमेशा यार हाई प्रेशर से लो प्रेशर के बीच चलता है। प्यारे बच्चों देखो यार 66.5 डिग्री 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश आपको यार आर्टिक रेखा और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश आपको यार अंटार्कटिक रेखा। कितना मजा आता है सब टॉपिक पढ़ाने में हमको, लेकिन यार आपको ये फास्ट करना पड़ रहा है, लेकिन मजबूरी है ना। अंटार्कटिक रेखा, अंटार्कटिका पर भारत का 3 अनुसंधान केंद्र आपको यार याद रखना है। मैत्री, दक्षिण की गंगोत्री और भारती। मैत्री, दक्षिण की गंगोत्री और भारती। प्यारे बच्चों और घबराना नहीं है चेला, घबराना नहीं है। अब यहाँ से देखिए आप कुछ यार चीज जो जोन है वो पूछा जाता है। 5 डिग्री उत्तर 5 डिग्री दक्षिण तो जाने गया तुमकी डोलड्रम क्षेत्र। प्यारे बच्चों ये विषुवत रेखा 0 डिग्री अक्षांश, ऊपर यार 30 डिग्री 40 डिग्री ना जी, इधर 30 डिग्री इधर यार 40 डिग्री। इस एरिया को 30 से 40 वाला एरिया को अश्व अक्षांश कहते हैं, अश्व अक्षांश कहते हैं। तो कहेगा यार 30 से 40 उत्तरी गोलार्ध, 30 से 40 दक्षिणी गोलार्ध, कौन अक्षांश? अश्व अक्षांश। आप जान लीजिए प्यारे बच्चों, जानिए एक चीज को, दक्षिणी गोलार्ध में याद रखेंगे, दक्षिणी गोलार्ध में 40 से 60 के बीच एक भयंकर तेज पछुआ हवा चलता है ना जी। ये 40 डिग्री पर चलता है तो कहते हैं कि रास्ता चलीसा, और 60 डिग्री पर चलता है तो कहते हैं मतलब कि चिकता साठा, है ना जी। और 50 डिग्री पर चलते हैं तो आप कमेंट कीजिएगा कि क्या कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ है ना, पछुआ मतलब कि पश्चिम से पूरब। प्यारे बच्चों विषुवत रेखा से 0 डिग्री अक्षांश से 90 डिग्री अक्षांश उत्तरी ध्रुव, 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश दक्षिणी ध्रुव। और आप जानते हैं कि उत्तरी ध्रुव पर सबसे पहले रॉबर्ट पीरे गया, दक्षिणी ध्रुव पर यार अमंडसन गया। आप जानते हैं यार कि ग्रहों का गति का नियम केपलर, प्रकाश का गति आपका यार रोमर, और समुद्री मार्ग से धरती का चक्कर लगाया आपका प्यारे बच्चों कौन? तो मैगलन। अब प्यारे बच्चों गहरी सांस लेते हुए, मन को शांत करते हुए, मन में यार उमंग भरते हुए, है ना जी, बुलेट पर बैठकर मतलब कि वर्दी चमकाते हुए, सपना को देखते हुए, है ना, और रेवन का चश्मा लगाते हुए इमेजिन कीजिए अपने आप वो हो सकते हैं। छोटा चीज है, आदमी यार चांद पर चला गया है। मिहिर सेन मतलब कि तैर के मतलब कि इंग्लिश चैनल को पार कर गया, आरती शाह इंग्लिश चैनल को पार कर गई। तो छोटा चीज है, बस 6 महीना का डेडिकेशन, 6 महीना का रियल डेडिकेशन, रियल यार मतलब कि टीचर के अंडर में, रियल टीम के अंदर में। मतलब समझिए कि 6 महीना अगर पॉजिटिव होकर मोटिवेटेड होकर जो बच्चा रह जाएगा उसका कायाकल्प चेंज हो जाएगा। मैं रियल आपको बात बोल रहा हूँ। 2022 में आप जानते होंगे अग्निवीर आने के कारण बहुत सा बच्चों का आर्मी का रिटर्न का एग्जाम कैंसिल हुआ। आप ताजुब कीजिएगा यार कि ऐसा बहुत सा बच्चा मतलब कि मेरे पास आया था तो 0 लेवल जानता था, है ना। उसमें यार 70% बच्चा तो मतलब कि आपको मतलब कि जैसे ही कैंसिल हुआ हमारे संपर्क में रहा, वो सब पैरामिलिट्री तो दिल्ली पुलिस जहां तहां सेटल हो गया। और इस बार ताजुब देखिए कि उसमें से यार हमारा मतलब कि 3-4 बच्चे, वही ग्रुप के बच्चे यार दरोगा निकाले यार, रैंक लाए यार। मतलब किया जा सकता है, कोई कुछ भी कर सकता है। प्यारे बच्चों अब यहाँ से क्या समझना है चेला कि देखो यार 2 करके का 181 है, अक्षांश 181 है, तो 2 अक्षांश के बीच यार आपको यार 111 किलोमीटर की दूरी होती है।
दो अक्षांश के बीच की दूरी सदैव बराबर होती है। अक्षांश के बाद आइए और मिलते हैं हम लोग थोड़ा सा यार देशांतर से। देशांतर से प्यारे बच्चों, तो देखो यार ये हमारा उत्तरी ध्रुव, और देशांतर से मिलने से पहले जरा एक चीज समझ लीजिए, ये आएगा कि ना आएगा, है ना। देशांतर से मिलने से पहले थोड़ा सा समझ लीजिए कि पृथ्वी का कौन हिस्सा सबसे तेजी से घूमेगा। तो जिन जिन बच्चों के दिमाग में ध्रुव आया, अपने मन में थोड़ा सा सोचो कि ध्रुव यार यहाँ पर इतनी सा घूमना है, इसको ध्रुव को आपको यार इतनी सा घूमना है, घूमना ही नहीं है, हम बिल्कुल पिन पॉइंट। और विस्पत रेखा यार आपको यार, है ना, तो विस्पत रेखा से आप ध्रुव की ओर जब जाने लगिएगा तो यार अक्षांश का आकार छोटा होते जाता है, छोटा होते जाता है। अब यार आप जानते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में घूमता है, तो विस्पत रेखा इतना कवर करना है, कितना 24 घंटा, है ना जी। और ध्रुव यार इतना, इसको भी 24 घंटा में ही घूमना है, तो घूमता ही नहीं भैया, ये तो बिल्कुल स्थिर रहता है। तो सबसे तेजी से यार आपको कौन घूमा, तो विस्पत रेखा। सबसे स्लो कौन, तो ध्रुव। तब तो कहते हैं यार कि धरती का अगर यार घूर्णन दर बढ़ा दिया जाए, है ना जी, तो यार गुरुत्वाकर्षण क्या होगा, तो आपका यार थोड़ा चाक पर बैठा देवल जाए, अब पूरा तेज से घुमा देगा तो उड़ के फेंका ना जाएगा, फेंका जा रहा है मतलब क्या, गुरुत्वाकर्षण कम रहा है। लेकिन प्यारे बच्चों, धरती का घूर्णन गति बढ़ा दे घटा दे, ध्रुव पर यार गुरुत्वाकर्षण में कोई, गुरुत्वीय त्वरण में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आइए और देशांतर को समझिए, देशांतर को समझिए प्यारे बच्चों, है ना। देशांतर एक ध्रुव से यार दूसरे ध्रुव तक लटकी हुई रेखा देशांतर कहलाती है। देशांतर की संख्या 360 है ना जी। दो देशांतर के बीच सबसे कम दूरी यार ध्रुव पर होता है, सबसे ज्यादा दूरी यार विस्पत रेखा पर होता है। देखो विस्पत रेखा पर सबसे दूर और यहाँ ध्रुव पर यार सबसे कम, है ना जी। अब देखिए यार, हर देशांतर 4 मिनट का है और देशांतर निर्धारण करता है यार आपको समय का। 0 डिग्री देशांतर जो कि ग्रीनविच इंग्लैंड में है, उसे यार दुनिया का मानक समय माना गया है। अब 0 डिग्री देशांतर जो ग्रीनविच इंग्लैंड में है, यहाँ से यार 1 डिग्री अगर हम पूरब जाएंगे, ईस्ट जाएंगे, तो 4 मिनट समय प्यारे बच्चों बढ़ जाएगा, और 1 डिग्री यार हम लोग अगर वेस्ट जाएंगे तो 4 मिनट समय आपका घट जाएगा। प्यारे बच्चों, हमारा प्यारा भारत देश इधर यार इधर अटका हुआ है, जो करीब यार 67 से 97 डिग्री देशांतर के बीच है। और भारत का मानक समय देखो यार, हर देश का अपना अपना यार मानक समय है। भारत का मानक समय लिया गया है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो इलाहाबाद नैनी में है, और भारत का मानक समय दुनिया के मानक समय से 5.5 घंटा आगे है, क्योंकि ईस्ट में है, और वेस्ट में रहता तो पीछे रहता। बच्चों यहाँ समझना है कि देखो 0 डिग्री देशांतर से यार 180 डिग्री पूरब और 180 डिग्री पश्चिम, 0 डिग्री देशांतर से 180 डिग्री पूरब और 180 डिग्री पश्चिम मतलब कि मिलेगा, है ना जी। क्योंकि 180 360 और वृत्त का यार मतलब क्या होता है भैया, डिग्री 360, तो मिला। ये जो बिंदु मिला प्यारे बच्चों है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, इंटरनेशनल डेट लाइन। मतलब क्या, 0 डिग्री देशांतर से 180 ईस्ट 180 वेस्ट। प्यारे बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा यार टेढ़ी मेढ़ी होती है, टेढ़ी मेढ़ी होती है। क्यों टेढ़ी मेढ़ी होती है? क्योंकि यार देखो यार, ये आ गया यार, कोई देश आ गया, ये चल रहा है, ये इमेजिनरी सब रेखा है, सब ये है नहीं, लेकिन ज्योग्राफी को समझने के लिए इसको इमेजिन करके पृथ्वी को माप तौल के बिल्कुल यार ढांचा में डाल दिया गया है। प्यारे बच्चों, आपका यार अब कोई देश आएगा तो इसको साइड हो जाएगा, क्योंकि यार अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जब किसी देश को अगर क्रॉस कर जाएगा तो आप सोच सकते हैं कि एक देश में 2 डेट हो सकता है। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा देश के साइड से निकल जाता है, किसी देश को क्रॉस नहीं करता है। 0 डिग्री देशांतर से 180 डिग्री पूरब और 180 डिग्री पश्चिम। अब आप सोचिए कि मेरे में यार इतना जज्बात है, और तो मैं तो एमटी की पाठशाला और त्रिशूल से बच्चे से जुड़ा ही हुआ था, इतना यार जज्बात है कि लग रहा है कि गर्दा उड़ा दें। और अपने यार छोटे भाई बहन, है ना, आप लोग मेरे बाल बच्चे जैसे हैं, आपको यार अपने 25 साल का अनुभव तजुर्बा
दूं और इससे यार आपको लाभ मिले। और हम जानते हैं कि मेरा जो पकिया चेला है वो इस चीज को स्किप नहीं करेगा, उस चीज को देखेगा ही। प्यारे बच्चों, रहमान सर के यार प्लेटफॉर्म पर जुड़ने का मतलब सिर्फ और सिर्फ यही है कि वो अच्छे इंसान हैं। उन्होंने यार हमसे यार मतलब कि त्रिशूल और रहमान सर मतलब कि मिल गए। उनका टीम बहुत शानदार है, एक से एक टीचर हैं यार, एक से एक लोग हैं, है ना। और मुझे यार ये जिम्मेदारी मिला कि इस टीम को मतलब कि हिंदुस्तान का सबसे बेस्ट टीम बनाना है, तो मेरे लिए गर्व की बात है यार। मैं इसके लिए पूरा जी जान लगाऊंगा और अपने यार सभी यार, मैं रहमान सर, आपको यार मतलब कि रहमान सर की पूरी सेना, हम लोग ने यार आपस में मिलकर इतिहास रचने जा रहे हैं। आप लोग बिल्कुल, बस आप लोग का प्यार और सपोर्ट चाहिए, क्योंकि मैं तो यार 25 साल बच्चे के लिए ही जिया। रहमान सर भी यार आपको मतलब कि बच्चों के लिए ही जीते हैं, बिल्कुल भोले वाले इंसान हैं। चलिए गहरी सांस लेते हुए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, और बात करते हैं हम लोग किस चीज का। तो बात करो सबसे पहले यार हम लोग कर लेते हैं आपको यार घास का मैदान का। घास का मैदान का एक चीज तुम लोग समझो, तुम लोग को थोड़ा सा मैं ज्यादा नक्शा दूंगा ना तुमको, तभी नहीं समय है, चीज समझो। देखो यार 0 डिग्री, अच्छा ये देखो 23.5 डिग्री, ये यार आपका 23.5 डिग्री। इस पट्टी में, इस पट्टी को कहा जाता है उष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय। प्यारे बच्चों, अब ये आप कर्क रेखा तो जान ही रहे हैं, इसे यार 66.5 डिग्री ये वाला इलाका, और इधर से यार मकर रेखा से 66.5 डिग्री वाला इलाका, 66.5 डिग्री वाला इलाका, दक्षिण में अंटार्कटिक रेखा। प्यारे बच्चों, ये है यार समशीतोष्ण, समशीतोष्ण, समशीतोष्ण। यह है आपको क्या, समशीतोष्ण। और ऊपर हो गया यार आपका शीत पट्टी, ठंडे रहती, बर्फे रहती है हमेशा। तो घास का मैदान में यार हमेशा ये सब प्रॉब्लम होता है ना। अभी समय नहीं है कि मैं आपको हर घास को मैदान को हर जगह दिखा दूं, लेकिन यार आप इतना याद रखिएगा कि आपका यार उष्णकटिबंधीय घास के मैदान में, उष्णकटिबंधीय समझिए गए कि यार कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो बेल्ट में जो घास का मैदान है, उष्णकटिबंधीय जो घास का मैदान है प्यारे बच्चों, इसमें यार घास का मैदान आपको याद रख लेना है, पटाना रख लेना है यार, आपको याद रखना है यार लानोज, दक्षिण अफ्रीका का लानोज आपको यार, है ना। लानोज आपको वेनेजुएला में है। वेनेजुएला के बाद यार क्या आपको यार मतलब कि लानोज के बाद कंबोज, ये भी दक्षिण अफ्रीका में है, दक्षिण अफ्रीका के ब्राजील में है, ब्राजील में है, दक्षिण अफ्रीका के ब्राजील में है। प्यारे बच्चों, कंबोज के बाद आपका क्या, कंबोज के बाद क्या, तो कंबोज के बाद प्यारे बच्चों आपको याद रखना है सेल्वास, बिल्कुल दक्षिण अफ्रीका के अमेजन वाला बेल्ट में है, अमेजन वाले बेल्ट में, दक्षिण अफ्रीका के अमेजन वाले बेल्ट में है। और एक और आपको प्यारे बच्चों उष्णकटिबंधीय घास को याद रखना है, सवाना, सवाना, सवाना। आप सब जानते हैं कि सवाना यार उत्तरी अफ्रीका में। तो आपका यार पटाना श्रीलंका, श्रीलंका प्यारे बच्चों, लानोज वेनेजुएला, कंबोज कंबोज, लानोज वेनेजुएला, कंबोज ब्राजील, सेल्वास अमेजन, है ना। और सवाना उत्तरी अफ्रीका एक कैसा घास का मैदान है, तो उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। प्यारे बच्चों देखो यार, ये सब लानोज, कंबोज, सेल्वास कहाँ है, तो दक्षिण अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका में। बच्चा मोरे, इधर जब हम लोग आएंगे, जब इधर आएंगे तो देखो यार, मान लो यार दक्षिण अमेरिका था, तो देखो यार यहाँ पर था यार लानोज, कंबोज और सेल्वास, और नीचे दक्षिण अमेरिका के यार एक नीचे घास का मैदान है
जो है यार पंपाज, ये भैया समशीतोष्ण, समशीतोष्ण। और एक चीज दिमाग में रख लेंगे यार कि तोरा, ज्यादा से ज्यादा ना फंसावल जाए। तो पटाना श्रीलंका उष्णकटिबंधीय है, लानोज वेनेजुएला उष्णकटिबंधीय है, प्यारे बच्चों सेल्वास अमेजन उष्णकटिबंधीय है, कंबोज ब्राजील उष्णकटिबंधीय है ना जी। उसके बाद प्यारे बच्चों आपको यार पटाना श्रीलंका उष्णकटिबंधीय है, और बाकी सब घास है तो तब करीब करीब फिर समशीतोष्ण है। अब ध्यान देना है कि देखो प्रेरीज उत्तरी अमेरिका, प्रेरीज उत्तरी अमेरिका कनाडा में है। इसे बास्केट ऑफ ब्रेड कहते हैं क्योंकि यहाँ पर्याप्त मात्रा में गेहूं होता है। दक्षिण अमेरिका में प्यारे बच्चों यार सेल्वास, कंबोज, लानोज समशीतोष्ण। लेकिन यार आपका यार कौन पंपाज अर्जेंटीना में क्या है, सॉरी कंबोज, लानोज, सेल्वास उष्णकटिबंधीय है, और पंपाज आपका अर्जेंटीना में कैसा है तो समशीतोष्ण। प्यारे बच्चों अफ्रीका में 2 घास का मैदान है, और भी होंगे, आपको 2 चीज अपने दिमाग में रख लेना है। उत्तरी अफ्रीका में यार प्यारे बच्चों सवाना, और दक्षिणी अफ्रीका में प्यारे बच्चों आपका यार बेल्ट, बेल्ट। अब देखो यार बेल्ट जो घास का मैदान है वो सवाना, पटाना, लानोज, कंबोज और सेल्वास वाला सीरीज में नहीं आ रहा है। तो भैया बेल्ट कैसा है तो समशीतोष्ण। कहाँ है तो दक्षिण अफ्रीका, सवाना उत्तरी अफ्रीका, मंचूरिया चीन, पोस्टाज यूरोप। दुनिया का सबसे बड़ा घास का मैदान स्टेपीज यूरेशिया में, एशिया और है ना यूरोप के बीच। और एशिया को यूरोप से अलग करता है यूराल पर्वत, यूराल पर्वत। जब हमारे जैसे टीचर में एक तमन्ना है कि भाई जो जो जुड़ल है टीम के साथ पढ़े और शेयर भी करे, प्यारे बच्चों सपोर्ट भी करे, अच्छा चीज का सपोर्ट अगर लगे आपको अच्छा, मतलब कि है ना, तो आपकी दिली इच्छा है, मैं ये तो नहीं कर सकता हूँ है ना, बस मैं अपना यार दिल से जो सबसे मैं जो बेस्ट कर सकता हूँ वो आपके लिए, जो इस समय एग्जाम से पहले चाहिए, क्योंकि एग्जाम से पहले यार कहानी कहने का समय नहीं है। अब देखिए यार घास के मैदान के बाद थोड़ा सा आइए और मूड को चेंज करते हुए तभी से यार कुछ और चीज करते हैं, कुछ और चीज करते हैं, घुसते हैं साइंस में। प्रतिरोध ओम जानते हैं कि मूल मात्रक 7 है। लंबाई, तापमान, समय, द्रव्यमान, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा। लंबाई मीटर, ज्योति तीव्रता कैंडेला, तापमान केल्विन, समय सेकंड, पदार्थ की मात्रा मोल। और बेसिक यूनिट के साथ जब खिलवाड़ होगा, गुना भाग होगा तो बनेगा व्युत्पन्न मात्रक। जैसे यार भार तो भार बल प्रणोद का MKS मात्रक, भार बल प्रणोद का MKS मात्रक आपका यार न्यूटन, मतलब मीटर किलोग्राम सेकंड। लेकिन यार CGS मात्रक आपका क्या तो डायन, CGS मात्रक प्यारे बच्चों क्या होगा तो डायन। MKS मात्रक आपका क्या हो गया प्यारे बच्चों, भार बल प्रणोद का MKS मात्रक न्यूटन, और CGS मात्रक आपका क्या हो गया डायन। आप सब जानते हैं कि 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डायन। लेकिन ये चीज जानी है कि यार सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को हम लोग कहते हैं खगोलीय इकाई, खगोलीय इकाई, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जो करीब यार एवरेज साल भर का आता है 14.98 करोड़ किलोमीटर। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी खगोलीय इकाई 8 मिनट 20 सेकंड तो लगता ही है। लेकिन भार बल प्रणोद का MKS मात्रक न्यूटन, CGS मात्रक डाइन, और 1 न्यूटन में प्यारे बच्चों 10 के पावर 5 डाइन। लेकिन यार कार्य का ऐसा ही मात्रक जूल। किसी भी प्रकार का ऊर्जा, चाहे विद्युत ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, है ना, वो सब का यार ऐसा ही मात्रक क्या है जूल। और जूल का CGS मात्रक बच्चा कह रहा है अर्घ, और एक अर्घ में प्यारे बच्चों, एक अर्घ में यार 10 है ना, 1 जूल में 10 के पावर यार 7 अर्घ, 10 के पावर 7 अर्घ, 10 के पावर 7 अर्घ। प्यारे बच्चों आवृत्ति हर्ट्ज, प्रतिरोध ओम, विद्युत धारा एम्पियर, विद्युत शक्ति वाट, विभवांतर वोल्ट, आवेश कूलाम, श्यानता पॉइज। प्यारे बच्चों गहरी सांस लीजिए और आप जरा सोचिए
देखो यार चुंबक का यार दो ध्रुव हुआ यार, दक्षिणी ध्रुव यार उत्तरी ध्रुव, है ना प्यारे बच्चों। चुंबकीय रेखा हमेशा यार उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती है, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती है, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती है। और चुंबकीय रेखा एक दूसरे को काटती नहीं है, काटती नहीं है ना जी। लेकिन यार चुंबक को तोड़ के इसको 50 चुंबक कर दो, आप 5 लाख चुंबक कर दो, सब में यार ध्रुव अपने आप क्रिएट हो जाएगा। चुंबक को धागा में बांध के रख दोगे तो भैया प्यारे बच्चों कैसे, पूरब से सॉरी उत्तर से दक्षिण डायरेक्शन में। भाई चुंबक का जो प्रभाव क्षेत्र है प्यारे बच्चों, उसे हम कहते हैं यार चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा ही मात्रक क्या है, टेस्ला। प्यारे बच्चों चुंबकीय क्षेत्र का सीजीएस मात्रक क्या है, गॉस। लेकिन भैया चुंबकीय यार मतलब कि चुंबकीय रेखाओं का जो पावर है वो कहलाता है चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स का प्यारे बच्चों ऐसा ही मात्रक आपका वेबर और सीजीएस मात्रक आपका यार मैक्सवेल। क्या जाने, चुंबकीय क्षेत्र ऐसा ही मात्रक टेस्ला, सीजीएस मात्रक गॉस, चुंबकीय फ्लक्स एमकेएस मात्रक आपका वेबर और सीजीएस मात्रक मैक्सवेल, सीजीएस मात्रक मैक्सवेल। प्यारे बच्चों आप जानते हैं कि न्यूटन के 3 नियम हैं। गुरुत्वीय त्वरण का खोज यार न्यूटन ने किया, उसने यार 3 नियम दिया। न्यूटन का पहला नियम जो जड़त्व का नियम है, जड़त्व का नियम कहता है कि प्रत्येक धरती का इस वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं लाना चाहता है जब तक बाहरी बल न लगे। हम आप सब चीज अगर मिल जाता तो बल लगता ही नहीं, एक कलम पेन हम है ना कोई भी चीज अपने जगह पर ही रह जाता जब तक यार बाहरी बल नहीं लगे। ये जड़त्व का नियम है प्यारे बच्चों। अब इससे एग्जाम्पल आपका आ जाता है यार कि बस चल रहा था, ड्राइवर ब्रेक मारा, पैसेंजर फेंका गया। काहे फेंका गया? क्योंकि यार हमारा पैर बस के यार फर्श के साथ अटैच था। ड्राइवर साहब ब्रेक लगाए तो पैरवा तो रुक गया, लेकिन यार ये मतलब अपने मूड में था, ऊपर वाला पोर्शन आगे चले गए। एक बैग यार मतलब कि गाड़ी एक्सीलेटर टाइट कर दिया तो पीछे चले आए। ये सब आपका जड़त्व का नियम। बगीचा में आम झाड़ने गए, आम के पेड़ को हिलाएं और सब पकड़ टक 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 गिर गया। न्यूटन का पहला नियम। तो न्यूटन का पहला नियम जड़त्व का नियम प्यारे बच्चों। न्यूटन के दूसरे नियम से यार बल का सूत्र मिला, F बराबर m में, F बराबर m में, F बराबर m में, F बराबर m में। और यार बल क्या है प्यारे बच्चों? न्यूटन का दूसरे नियम से बल का सूत्र कैसे मिला? तो कहिएगा यार संवेग में, संवेग में, संवेग में, संवेग में परिवर्तन दर को, संवेग में परिवर्तन दर को, संवेग में परिवर्तन दर को आपको यार बल कहते हैं। मतलब क्या? mv माइनस mu बटे t आपका हो गया संवेग में परिवर्तन दर। v प्रारंभिक वेग, v अंतिम वेग। तो mv आपका हो गया अंतिम मतलब संवेग, और mu हो गया यार प्रारंभिक संवेग, कॉमन m है तो भैया m यार v माइनस u बाई t आपका यार क्या हो गया? बल। कहिएगा कैसे बल हो गया गुरुजी? क्योंकि यार v माइनस u बाई t बराबर यार a त्वरण होता है और बल बराबर होता है यार F बराबर m में। तो m इधर और v माइनस u बाई t a m में, तो F बराबर क्या हो गया? m में। तो न्यूटन का दूसरा नियम कि प्यारे बच्चों क्या कि संवेग में परिवर्तन दर को बल कहते हैं। न्यूटन का तीसरा नियम तो सब आप जानते हैं कि हर एक क्रिया के विपरीत और बराबर प्रतिक्रियाएं होती है ना। गोली चलेगा तो बंदूक पीछे आ जाएगा, कूदिएगा आप नाव से तो नाव पीछे ठेला गया, रॉकेट उड़ रहा है तो धुआं मार रहा है नीचे, बॉल को मारे तो फिर हाथ में लौट के आ गया। प्यारे बच्चों ये क्या है? न्यूटन का तीसरा नियम। प्यारे बच्चों यहाँ पर ध्यान देना है कि देखो संवेग में परिवर्तन का दर आपका यार मतलब कि बल कहलाया, लेकिन संवेग में अंतर सिर्फ यार आपका रहे संवेग में अंतर, संवेग में अंतर मतलब प्यारे बच्चों यार mv माइनस यार mu रहे तो आप यार इसको रखिएगा आवेग। नहीं समय है प्यारे बच्चों इसको प्रूव करने का, है ना, कम समय है और ज्यादा चीज आपके लिए करते हुए जाना है। आप जानते हैं प्यारे बच्चों प्रेशर कुकर में खाना जल्दी इसलिए पक जाता है क्योंकि यार वहां पर क्वथनांक ज्यादा होता है, मतलब
दाब बढ़ने से क्वथनांक बढ़ेगा। लेकिन यार जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे पहाड़ पर तो वायु दाब कमते जाएगा और क्वथनांक भी आपका क्या होगा, कमते जाएगा। क्वथनांक कमने का मतलब क्या कि यार नीचे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबल रहे थे और ऊपर यार वायु दाब कम है तो यार 100 से कम में उबल गए, और ऊपर जाएंगे तो कम में उबल जाएंगे। अबे चांद पर जाओगे और पानी रख दोगे ना यार तो उड़ जाएगा, वहां वायु दाब है ही नहीं। पानी हमेशा भाप बनने के लिए बेचैन हो है, वो तो बनने नहीं दिया जा रहा है, उसको दाब के कारण रोके हुए है। प्यारे बच्चों, इसलिए पहाड़ों पर दाल मतलब कि क्या है, आपको देरी से पकता है। आप जानते हैं कि यार ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग है और अनुदैर्घ्य तरंग यांत्रिक तरंग होता है। दो तरह के तरंग दुनिया में है, यांत्रिक और अयांत्रिक। यांत्रिक और अयांत्रिक। यांत्रिक तरंग का दो गो बेटा है, एक अनुदैर्घ्य और एक अनुप्रस्थ। अनुदैर्घ्य तरंग को चलने के लिए यार है ना जी, माध्यम चाहिए ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव और गैस। और दूसरा है अनुप्रस्थ, इसको चलने के लिए चाहिए आपको यार ठोस और द्रव। तो ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग संपीड़न से विदलन की ओर चलती है। हवा है ना, घना में ध्वनि तेज चलेगा और कम घना में ध्वनि स्लो चलेगा। हवा में ध्वनि चलेगा यार 332 मीटर प्रति सेकेंड, 332 मीटर प्रति सेकेंड। लेकिन यार आपका यार जल में करीब यार 1200 मीटर प्रति सेकेंड से यार प्लस रहता है, और आपको यार मतलब इस्पात में करीब यार 5000 मीटर के लमसम रहता है। तो ध्वनि सबसे तेज आपको यार इस्पात में चला। प्यारे बच्चों, तो ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकेंड हवा में। प्यारे बच्चों, तापमान बढ़ने पर ध्वनि का वेग बढ़ता है। अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ा दें तो ध्वनि के वेग में यार 0.61 मीटर प्रति सेकेंड की वृद्धि होगी। आर्द्रता बढ़ने से भी ध्वनि का वेग बढ़ता है, ह्यूमिडिटी बढ़ने से भी ध्वनि का वेग बढ़ता है। क्योंकि देखो आर्द्रता क्या है, हवा में यार जल वाष्प की मात्रा, हवा में जल वाष्प की मात्रा बढ़ जाएगी तो यार पानी में ध्वनि यार चल रहा है 1200-1500 के करीब, हवा में जल वाष्प की मात्रा बढ़ जाएगी तो ध्वनि क्या हो जाएगा, तेज हो जाएगा, तेज हो जाएगा। प्यारे बच्चों, 1 सेकंड में कोई कण जितना बार कंपन करे वो आवृत्ति है। एक कंपन में जितना दूरी तय हो वो तरंग दैर्घ्य है, वेवलेंथ है। और प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति यार आपको यार अपस्रव तरंग, 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति क्या, तो पराश्रव तरंग, पराश्रव तरंग, सॉरी श्रव तरंग। 20 से 20,000 हर्ट्ज तक श्रव तरंग जिसे हम सुन सकते हैं, और 20,000 हर्ट्ज से ऊपर प्यारे बच्चों यार क्या, तो पराश्रव तरंग। पराश्रव तरंग के सहारे उड़ता कौन है, तो आप कहिएगा गुरुजी उड़ता है चमगादड़, उड़ता है चमगादड़। प्यारे बच्चों, आपके दिमाग पर ध्वनि का प्रभाव, आपके दिमाग पर ध्वनि का प्रभाव अब भैया होता है यार 1/10 सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए, 1/10 सेकंड के लिए। मतलब ताली बजा तो एक है ना 1/10 सेकंड तक इस ताली का प्रभाव है। प्यारे बच्चों, अगर कमरे की लंबाई 17 मीटर हो, है ना, कमरे की लंबाई अगर 17 मीटर हो तो प्यारे बच्चों आपको यार है ना, मान लो यार 332 मीटर चल रहा है ना, तो 1/10 सेकंड में 33 चलेगा ही है। और कमरा का लंबाई यार 17 मीटर रहता है, तेने से जैते तलिया 17 मीटर आते आते हो जाती 33 से ऊपर क्रॉस कर जाता है तो भैया वो आवाज हम लोग को सुनाई पड़ जाएगा, जिसे हम कहते हैं इको साउंड। फिर ध्वनि में देखो यार तारत्व, तारत्व का मतलब होता है पिच। आप देखते हो कि मच्छर भुन कर रहा है, बाप रे बाप बेचैन कर दिया, तो मच्छर, महिला है ना जी, इसके आवाज में तारत्व ज्यादा है। मच्छर के आवाज में तो यार शेर से भी ज्यादा मतलब कि तारत्व है, हैं? तो तारत्व का संबंध आवृत्ति से है। जिस ध्वनि में आवृत्ति ज्यादा रहेगी उसमें यार तारत्व क्या होगा, ज्यादा होगा। प्यारे बच्चों, अब ये तो नहीं कहा जा सकता है, आप समझिए, शेर दहाड़ता तो जंगल मतलब कि कांपने लगता है, तो भैया वो ध्वनि का प्रबलता है। ध्वनि का प्रबलता डिपेंड करता है आयाम से, आयाम से, और तारत्व डिपेंड करता है किससे, तो प्यारे बच्चों आवृत्ति से। प्रतिध्वनि सुनने के लिए 17 मीटर, ध्वनि का प्रभाव मस्तिष्क पर 1/10 सेकंड। ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग है, अनुदैर्घ्य तरंग ठोस, द्रव, गैस तीनों में चलता है। और प्यारे बच्चों, ध्वनि जो है अनुदैर्घ्य तरंग है वो यार यांत्रिक तरंग का बच्चा था, और यांत्रिक तरंग का दूसरा बच्चा यार अनुप्रस्थ तरंग, जो यार चलेगा द्रव और ठोस में। अब कहिएगा कि सर
सूर्य का किरण भी तो अनुप्रस्थ तरंग है, वो बता देंगे अगला दिन, अगला उसमें कमेंट करोगे। चाहिए जान लगाओ तुम्हारा संवाद हमारे बीच में अगर पहुंच रहा है, अच्छा लग रहा होगा तो देंगे यार, जान लगाएंगे, किसी को तो फायदा होना चाहिए। प्यारे बच्चों अब समझना है यहाँ से, देखो ऊर्जा में परिवर्तन संबंधित यार एक प्रश्न आपका रहता ही रहता है। प्यारे बच्चों यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेगा डायनामो, यांत्रिक को विद्युत में बदलेगा डायनामो, और विद्युत को यांत्रिक में बदलेगा यार मोटर। बच्चे यार विद्युत से यांत्रिक वाला में कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो बिजली था, उसको काम में कौन लाएगा? मोटर। डायरेक्ट यार तार जाके सटा दोगे बोरिंग में तो पानी फेंके लगेगा, कि बीच में क्या चाहिए? मोटर। तो विद्युत को यांत्रिक में कन्वर्ट करोगे तो मोटर, और यांत्रिक को विद्युत तो डायनामो, और एसी के डीसी तो रेक्टिफायर चलवा जान ही रहा है, और डीसी को एसी में कन्वर्ट करेगा कौन? तो इन्वर्टर। इन्वर्टर। प्यारे बच्चों सौर ऊर्जा को यार विद्युत ऊर्जा में बदलेगा सौर सेल, रसायन ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेगा यार बैटरी और सेल, है ना। हाई वोल्टेज को लो करेगा कौन? तो ट्रांसफार्मर। हाई वोल्टेज को लो करेगा प्यारे बच्चों कौन? तो ट्रांसफार्मर। फार्मर। और ध्वनि को विद्युत में कन्वर्ट कर देगा माइक्रोफोन, और विद्युत को ध्वनि में कन्वर्ट करेगा लाउड स्पीकर। गहरी सांस लेना है। दूध की शुद्धता को मापते हैं इलेक्ट्रोमीटर, वायुदाब को मापते हैं बैरोमीटर। प्यारे बच्चों वायुदाब को हम लोग किससे मापते हैं? बैरोमीटर। समुद्र की गहराई को हम लोग मापते हैं फैदोमीटर, और समुद्र में यार छुपे हुए वस्तुओं के बारे में जानते हैं, पता लगाने के लिए हम लोग यार एक पराश्रव तरंग जिसे सोनार तरंग कहते हैं उसको भेजा जाता है। प्यारे बच्चों समुद्र वायुयान की ऊंचाई अल्टी मतलब अल्टीट्यूड, अल्टीमीटर। सूर्य का तापमान पायरोमीटर। मानव के शरीर का तापमान तो फ़ारेनहाइट थर्मामीटर। प्यारे बच्चों समुद्र में समय देखना है तो क्रोनोमीटर। वाहन की गति स्पीडोमीटर। पहिए द्वारा तय की गई दूरी ऑडोमीटर। भूकंप सिस्मोग्राफ। भूकंप की तीव्रता रिचर स्केल। गैस का दाब प्यारे बच्चों मैनोमीटर। ज्यामितीय चित्र कैलिडोस्कोप। और आंख तल से ऊपर के वस्तु को हम लोग देखेंगे पेरिस्कोप। तो पुराने जमाने में पेरिस्कोप का प्रयोग यार पनडुब्बियों में होता था। ये इस टाइप का कुछ चीज रहता था, है ना, ज्यादा कोई लंबा इसका यार है ना क्राइटेरिया नहीं था। इस टाइप का यार चीज रहता था, और समतल दर्पण यहाँ पर लगा रहता था। मान लो यार यहाँ आप अपना नैना लगा दिया, अब पानी से बुलबुला आ गए, और यहाँ पर यार समतल दर्पण रहता था। इधर मान लो कि समुद्र के नीचे यार पनडुब्बी चल रहा है, निकाला ऐसे करके बाहर मुंह अपना, इधर मान लो कि दुश्मन है, इसका प्रतिबिंब यहाँ बना, यहाँ से नेटवर्क यहाँ बना, यहाँ से यहाँ पहुँच गया। पेरिस्कोप। तो फिर से एक बार इलेक्ट्रो दूध की शुद्धता, बैरो वायुदाब। आप जानते हैं कि बैरोमीटर का पारा एक बैग नीचे आना मतलब लो प्रेशर। जहां भी लो प्रेशर मतलब आंधी और तूफान। धीरे धीरे ऊपर जाना मौसम समान है। बैरोमीटर को खोजा कौन? तो टोरी सेली। लेकिन प्यारे बच्चों वायुमंडल की आर्द्रता हाइग्रोमीटर। वायुमंडल की आर्द्रता को मापा जाता है हाइग्रोमीटर। माफ करना प्यारे बच्चों, माथा तो दर्द आपका हो रहा होगा, लेकिन जरूरी अभी यही था, हाइग्रोमीटर। और जल का सापेक्षिक घनत्व प्यारे बच्चों आपको यार हाइड्रोमीटर। जल का सापेक्षिक घनत्व आपको मापा जाता है किससे? तो हाइड्रोमीटर। तो वायुमंडल का आर्द्रता हाइग्रोमीटर। अब कहेगा महीन तार का व्यास किससे मापेंगे? तो चलवा कहना स्क्रू गेज। तो फिर पायरोमीटर से यार उच्च तापमान। पायरोमीटर का खोज स्टीफन ने किया था। स्टीफन ने यार किस आधार पर खोजा था? तो कहना यार ई है ना जी प्रोपोर्शनल टू T4। विक्रम ऊर्जा है ना जी समानुपाती है चतुर्थघात तापमान का। चलिए, और म्याज थक गया लगातार। नो मतलब कि कोई इसमें कटेज बटेज नहीं है प्यारे बच्चों। जो हमको जानते हैं वो जानते हैं कि लास्ट में गुरुजी रिवीजन ऐसे ही कराते हैं इस ढंग से, क्योंकि कम समय रहता है और करना ज्यादा रहता है, और जो बच्चा यार पढ़ा है उसी को मजा आएगा। अब तो समय इतना नहीं है कि आपको यार
खींच के लाइन पढ़ाएंगे ना, सिंधु नदी निकल लो है मानसरोवर से, इधर से एकरा में सिंघी खबन मिल रहा, सिंघी खबन मतलब कि शेर के मुंह और लद्दाख से घुस गए ले हो के ऐसे 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 ऐसे, फिर आगे अगर से मिल सियोक नदी, इन्हें से नुब्रा नदी, इन्हें से आगे यार गिलगिट, यहाँ से काबुल हैं, नीचे कराची में जाके पाकिस्तान में जाके मिल गया अरब सागर में। उसके लिए शुरू बैच फाउंडेशन, कभी रिवीजन सुन लो मन से, जो कभी नहीं सुनो 2 बार सुन लो, लेकिन आएगा। प्रश्न जो मैं कर रहा हूँ उससे आना चाहिए और इसी से पूछा भी जाता है। मैक्सिमम प्रयास रहेगा प्यारे बच्चों। फिर गहरी सांस भरो, भरो और जगो। मैं फिर कहता हूँ कि कौन कहता है कि आसमां में सुराग नहीं हो सकता? एक पत्थर तो जरा तबीयत से उछालो यारो, एक पत्थर तो जरा तबीयत से उछालो यार। प्यारे बच्चों, अब हम लोग आते हैं यार आविष्कार जनरल आपको यार देखने को मिल जाएगा। चलिए कर लेते हैं यार फास्ट रिवीजन, बिल्कुल आंख में आंख मिलाइए। टेलीविजन जेल ब्रेड, टेलीफोन ग्राहम बेल, ग्रामोफोन एडिसन, बल्ब एडिसन, साइकिल मैकमिलन, रेडियो मार्कोनी, रेडियम मैडम क्यूरी, स्टीम इंजन जेम्स वाट, डीजल इंजन आर डीजल रुडोल्फ डीजल, है ना जी, भाप इंजन, गैस इंजन डायमलर, फिर से स्टीम इंजन जेम्स वाट, डीजल इंजन आर डीजल, गैस इंजन यार आपका डायमलर, पेट्रोल इंजन प्यारे बच्चों कार्ल बेंज। पेट्रोल इंजन कौन चला? कार्ल बेंज। तो पेट्रोल इंजन भाई खोजने वाला कौन? तो कार्ल बेंज। लेकिन डायनमो माइकल फैराडे, डायनामाइट अल्फ्रेड नोबल, फाउंटेन पेन प्यारे बच्चों वाटरमैन, बैरोमीटर यार टॉरिसेली, तड़ित चालक यार बेंजामिन फ्रैंकलिन, इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन, प्रोटॉन प्यारे बच्चों रदरफोर्ड, फादर ऑफ प्रोटॉन रदरफोर्ड। ऑप्शन में रदरफोर्ड और गोल्डस्टीन दोनों रहे प्यारे बच्चों, रदरफोर्ड इज द फर्स्ट चॉइस, है ना। रदरफोर्ड ने नाभिक को खोजा था यार गोल्ड फाइल से, और गोल्ड फाइल से जो किरण रिफ्लेक्ट केवल गोल्ड फाइल पर वो यार मारा था अल्फा किरण, और जो लौट के आया था वो किरण उसको यार उसका प्रिंट बना था यार जिंक सल्फाइड के प्लेट पर। छोड़िए वो सब बात, सब फाउंडेशन में होता है। आप याद रखिए इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित खोजने वाला जे थॉमसन, प्रोटॉन रदरफोर्ड नहीं रहे तो गोल्डस्टीन, नाभिक रदरफोर्ड, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं है जेम्स चैडविक ने खोजा, परमाणु सिद्धांत प्यारे बच्चों यार जॉन